तो चैप्टर नंबर 6 करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां से आपको आने वाला है एक LQ। तो पहला आंसर हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेंगे। क्वेश्चन सिंपल, स्टेट किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स यूजिंग दीज लॉज डिड्यूस द कंडीशन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता हूं। तो याद रखना किरचॉफ में दो लॉज है। पहला है जंक्शन रूल, या बोलते हैं हम इसको किरचॉफ्स करंट लॉ, और एक है लूप रूल, या बोलते हैं इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, करंट लॉ में हम करंट के लिए बात करेंगे और लूप रूल यानी वोल्टेज लॉ में हम वोल्टेज के लिए बात करेंगे। करंट लॉ में बोला क्या होने, जंक्शन होता क्या, वो पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइंस या कोई चीज आके मिल रहे हैं, वो होता जंक्शन। सपोज करो ये एक जंक्शन है पॉइंट, यहां पर एक एंटर हो रहा करंट, दूसरा करंट एंटर हो रहा, तीसरा करंट एंटर हो रहा, चौथा लीव कर रहा और फिफ्थ वाला भी लीव कर रहा। हम 5 करंट्स कंसीडर करें। I1, I2, I3 are entering, I4 and I5 are leaving। ठीक है, जंक्शन की तरफ आया तो एंटरिंग है, जंक्शन से दूर गया तो लीविंग है। अब 5 ने आप 2 या 3 का भी एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर एग्जांपल दे भी नहीं सकते, आपकी चॉइस है। किरचॉफ्स जंक्शन रूल में क्या बोला उन्होंने, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, जितने करंट्स एंटर कर रहे हैं उनका सम, जैसा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, ये करंट लीव कर रहा है, ये करंट लीव कर रहा है, तो इनका सम। तो जंक्शन रूल बोला कि ये पॉइंट्स, ये वैल्यू इक्वल होती। द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। इन शॉर्ट, सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन विल बी 0। पूरों को इधर ला लो, आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलता है। खैर आप याद रखेंगे, सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। देन कमिंग टू लूप रूल, लूप रूल में हम बात करेंगे लूप की। अच्छा क्या बोलो, ये लूप होता है, लूप क्या होता है, नेवर एंडिंग साइकिल, खाली फिरते रहना। तो उन्हें बोला कि जितने भी वोल्टेजेस एक लूप के अंदर है उन सबका अलजेब्रिक सम होता है 0 बोल के बोला। The algebraic sum of all the voltages inside a closed loop is always 0। तो हम बोलेंगे सिग्मा V is equals to 0। समझ में आया? ये दो स्टेटमेंट्स आपको लिखना है, जंक्शन रूल, लूप रूल। जंक्शन रूल का और एक नाम किरचॉफ्स करंट लॉ, इसका और एक नाम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KCL KVL। अब उन्हें बोला कि दोनों लॉस को यूज करना है, करके व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस पॉइंट निकालना है। अपने पास एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 2 ब्रिजेस के बारे में डिस्कशन है, एक है मीटर ब्रिज और एक है व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज के ऊपर अपने को आंसर तो है नहीं, पहले था निकाल दिया। तो अभी देखो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बहुत आसानी से उतारना है। रोम्बस तो बना ले सकते हैं आप लोग। 4 साइड्स पे 4 रेसिस्टर लगा दो, ठीक है। 4 रेसिस्टर लगे, चारों का नाम आप PQRS भी दे सकते हैं, या फिर R1, R2, R3, R4, ये 4 रेसिस्टर्स के नाम दे दो, या तो PQRS जैसा आपकी मर्जी दे सकते हैं आप। अब ये जो 2 आर्म्स है व्हीटस्टोन ब्रिज के, इसको हम कनेक्ट करने लेके जाएंगे बैटरी, ओके, प्लस माइनस, तो करंट होता फ्लो अंदर। अब ये जो, अच्छा इसका नाम दे देंगे हम कॉर्नर्स का ABC एंड D। अब ये जो डायगोनल बना BD का, इसके अतराफ हम कनेक्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सिंबल कैसा आता है, सर्कल बना के उसके अंदर एक एरो बता देना, विच शोज द डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ये डिटेक्ट करता स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट सर्किट के अंदर, बारीक से बारीक करंट जो अपन दूसरे डिवाइस से मेजर नहीं कर सकते, वो मेजर करता आपका गैल्वेनोमीटर। मेजर नहीं करता एक्चुअल में, डिटेक्ट करता। अगर करंट है वहां पर तो डिफ्लेक्ट होना शुरू होता, करंट नहीं है तो स्ट्रेट पॉइंट करके रुका हुआ रहता। ठीक है, तो हम क्या करें, डायगोनल BD पे एक गैल्वेनोमीटर लगे फिक्स कर दिया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता हूं। ठीक है, अब करंट को अगर मैं अंदर लेके गया, करंट फ्लो हो रहा I, तो लीव भी करता है कितना I। लेकिन अब करंट बटा कैसा, देखो यहाँ पर आने के बाद ये पॉइंट पे आके थोड़ा करंट गया ये साइड पे और थोड़ा करंट आया नीचे की साइड पे। तो ये रेसिस्टर R2 है तो करंट यहाँ पर I2 है, रेसिस्टर R1 है तो यहाँ पे करंट I1 है। जैसा ही I1 यहाँ पे फ्लो कराया, फिर एक जंक्शन पॉइंट आ गया, तो यहां से फ्लो करता R3 में,
विच इज I3, और एक करंट फ्लो होता है यहाँ पर विच इज IG। गैल्वेनोमीटर के पास जो करंट है उसको बोलेंगे हम IG। ये IG का करंट, ये I2 का करंट दोनों मिक्स होके कहां निकलते हैं, R4 की साइड निकलते हैं विच इज I4। अब ये I4 और ये I3 दोनों मिलके कहां निकल गए, फिर I पे निकल गए। क्लियर है ये। अब यहां पर अगर हम करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं तो हम करंट का डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर के थ्रू देखेंगे। जैसा पहला लूप है ABD, इसमें करंट का फ्लो कैसा है, देखो करंट जा रहा है यहां से राइट, फिर वो आया गैल्वेनोमीटर पे, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन, करंट का आया रिवर्स नीचे आया पलट गया। अब यहां पर ये डायरेक्शन अगर ये लूप का देख रहा हूं मैं, तो IG से निकल के D पे गया, तो हम करंट का फ्लो ऐसा दिखा सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन। ठीक है, ये लूप रूल में काम आने वाला डायरेक्शन क्या यूज में आया था। तो फर्स्ट थिंग हम क्या लिखेंगे, डायग्राम का थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। कंसीडर 4 रेसिस्टर R1, R2, R3, R4 आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ब्रिज एज शोन इन फिगर। बोल के डालो प्रभा ने, ये दोनों होते ब्रिज के आर्म्स। द आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनल BD। उसके बाद क्या बोलेंगे हम, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। फिर फिफ्थ पॉइंट में उसका बैलेंसिंग लिखेंगे। अच्छा बैलेंस करते कैसे हम, जैसे अपन दुकान पे गए किराना की, उस पे तराजू पे जब देखते हैं वेइंग मशीन में, कभी कभी थोड़ा पॉइंट्स डिफ्लेक्ट होते, 300 ग्राम 200 ग्राम ऊपर रहता, तो उन्हें क्या करता, उसको रखता, देख के रीसेट मारता 0 पे। क्यों मारता, क्योंकि जब एक्चुअल मेजरमेंट होता है तो उसको डिफ्लेक्शन मतलब कोई गलत चीज नहीं आना। तो यहाँ पर भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले इसका बैलेंस पॉइंट निकालना पड़ता, मतलब इसको 0 बताना, कोई करंट रहना ही नहीं वहां पर। तो उसको करने के लिए आप क्या करते हैं, बैटरी को एडजस्ट करते हैं। बैटरी को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है 0 डिफ्लेक्शन दिखाना, तो जो पॉइंट पे 0 डिफ्लेक्शन दिखा है वो होता है उसका बैलेंस पॉइंट। तो क्या लिखेंगे, एडजस्ट द बैटरी सच दैट गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन, दिस इज द बैलेंस पॉइंट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस पॉइंट निकालेंगे क्या फॉर्मूले से, वो डिराइव करेंगे यहाँ पर। अपने पास दो जंक्शन है, एक है जंक्शन डी जहां पर देखो I2 आ रहा, IG आ रहा और I4 निकल रहा, और एक जंक्शन है अपने पास B पॉइंट वाला, I3 IG। तो हम दो जंक्शंस कंसीडर करेंगे। फर्स्टली एट जंक्शन B, जंक्शन B पे कितने करंट्स एंटर कर रहे हैं, देखो I1 एंटर कर रहा, IG लीव कर रहा, I3 लीव कर रहा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अप्लाई जंक्शन रूल टू द जंक्शन B। ये लिखने के बाद में हम लिखेंगे द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग कितने हो रहा, I1 एंटर कर रहा, इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। तो IG लीव कर रहा और I3 लीव कर रहा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई जंक्शन रूल टू द जंक्शन D। जंक्शन D पे क्या हो रहा, देखो करंट I2 एंटर कर रहा, करंट IG भी एंटर कर रहा, करंट I4 लीव कर रहा। तो यहां पे लिखो I2 प्लस IG इज इक्वल टू I4। लेकिन हम बोले कि ये बैलेंस पॉइंट निकालना है। बैलेंस पॉइंट कब निकलता है, जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता। अगर 0 डिफ्लेक्शन आया तो बोलते कि वो बैलेंस पॉइंट है। तो क्या 0 डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए करंट 0 होना उसके अंदर, इसलिए हम ये IG को बनाते 0। तो 0 प्लस I3 कितना होता है, I3, और ये I2 प्लस 0 I2 हो गया, विच इज इक्वल टू, मतलब ये है कि करंट I1 I3 इक्वल है और करंट I2 I4 इक्वल है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, जैसा जंक्शन रूल अप्लाई करें हम, अब अप्लाई करेंगे लूप रूल। अप्लाइंग लूप रूल। अच्छा पहले कौन से लूप पे अप्लाई करते हैं आप, फर्स्ट वाला लूप, ABDA। अगर आप खाली ABD लिख रहे हैं तो इट्स नॉट अ लूप। लूप कब बनता, ABD फिर वापस से A। तो पहला लूप आपका रहने वाला है ABD। आप अच्छे से स्टेटमेंट फ्रेम करेंगे, अप्लाइंग लूप रूल टू द लूप ABDA। ठीक है, तो अब यहां पर ABDA में कितने वोल्टेजेस मिल रहे हैं अपने को, पहला वोल्टेज है I1 R1 का V1, दूसरा है I2 R2 का V2, और तीसरा है IG का VG। तीन वोल्टेजेस आते हैं, R1 का, R2 का और IG का। तो अब यहां पर देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वहां से निकलता V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो अपने पास तीन वोल्टेजेस के बारे में बात करना है, विच इज V1 प्लस V2 प्लस VG इज इक्वल टू क्या होता फॉर्मूला उसका, 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज 0 होता लूप रूल के अकॉर्डिंग। तो तीन वोल्टेजेस पहले लूप में है, वहां पर तीनों का आंसर 0 है। V1 का फॉर्मूला होता I1 R1, V2 का फॉर्मूला होता I2 R2। अब देखो अगर करंट 0 है गैल्वेनोमीटर में तो वोल्टेज क्या होता वहां पर, 0। क्लियर है ये, करंट भी 0 वोल्टेज भी 0। अब आता है साइन का मसला। हम क्या करेंगे, अगर सर्किट का करंट का डायरेक्शन रिवर्स जा रहा, जैसा कि
रेस का डायरेक्शन देखो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा और ये I2 नीचे की तरफ आ रहा। ऑपोजिट डायरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे प्लस, सेम डायरेक्शन को हम करेंगे माइनस। तो अब देखो I2 नीचे की तरफ है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऑपोजिट है, तो I2 पॉजिटिव हो गया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव। माइनस I1 इधर आया तो क्या बना, प्लस I1 R1 बना। क्लियर है? देन I1 मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आगे क्या बना, डिवीजन, इज इक्वल टू R1 या R2 को ला लो यहां पर, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है अभी के लिए? देन हम नेक्स्ट लूप पे आ जाएंगे व्हिच इज BCDB। यहां पर कितने वोल्टेजेस है, R3 है, R4 है और गैल्वेनोमीटर है, तो हम लिखेंगे V3 प्लस V4 प्लस VG इज इक्वल टू 0। V3 होता I3R3, V4 होता I4R4 और वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है 0। अब यहां पर करंट के डायरेक्शन की बात देखो, I4 ऊपर जा रहा, डायरेक्शन भी ऊपर जा रहा, सेम है तो क्या देंगे माइनस, ऑपोजिट को प्लस, तो माइनस I4 उधर आए क्या बना, प्लस I4R4 बना। R4 मल्टीप्लीकेशन में यहां पर ला लो इज इक्वल टू I4 बाई क्या हो गया ये I3। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट डायग्राम हटा देंगे ना, काम नहीं है इसका, उतारना सीख लिया तो बस है आप। अब यहां पर देखो, क्या हम I4 की जगह पर I2 ले सकते और क्या हम I3 की जगह पर I1 ले सकते जो जंक्शन रूल से निकाले थे। तो यहां पर रह गया R3 by R4 and from junction rule I4 can be written as I2 and I3 can be written as I1, but according to equation number 1 I2 by I1 की वैल्यू कितनी लेके आए थे, तो क्या आंसर आ गया, दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, R1 by R2 is equals to R3 by R4। अगर आप PQRS लेके करें जो कॉलेजों में कराए तो P by Q is equals to R by S, ये आता फॉर्मूला। समझ में आया किरचॉफ्स लॉ? सो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में आप लोग को कंफ्यूज होना तो है नहीं, बिकॉज इसके सेम एक गलती होती हर एक के। इसमें दो क्वेश्चन है, एक है इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करना और एक है ईएमएफ सेल का कंपेयर करना। तो अपने पास होता कुछ नहीं, सेल कंपैरिजन में इंटरनल रेजिस्टेंस करे थे, इंटरनल रेजिस्टेंस में कभी कभी सेल कंपैरिजन करके आ जाते। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अटेम्प्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन में पहला पार्ट आपका है तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियोमीटर वायर का वर्किंग प्रिंसिपल है क्या, उन्हें बोला कि अगर हम कांस्टेंट करंट पास कर रहे हैं, कहां पास कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर पे, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, वायर आपका एग्जैक्टली ये ऐसा रहना, यहां पर जो एरिया है यहां पर भी वही रहना, यहां पर भी वही रहना, ऐसा टेढ़ा बेंगा नहीं रहना कभी। मतलब हर पॉइंट पे आप कैलकुलेट करो आपको सेम एरिया रहना। तो उन्हें बोला कि ऐसे वायर में जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वहां पर अगर हम कांस्टेंट करंट पास कर रहे हैं तो उन्हें बोला कि जो पोटेंशियल ड्रॉप या बोलो पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता लेंथ ऑफ द वायर। किसको प्रोपोर्शनल रहता, इतना बड़ा वायर है, इतने हिस्से का अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करूं तो ये पोटेंशियल ड्रॉप टोटल लेंथ L है और मैं बोल रहा इसकी लेंथ X है, किसकी, इतने पोर्शन की, जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। तो उन्हें बोला कि जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये लेंथ को, ये नहीं, ये पोर्शन की लेंथ। ठीक है, तो अब आंसर कैसा लिखेंगे, when constant current is passed through uniform area of cross sectional wire then the potential drop of a portion is directly proportional to the length of that portion, not to the total length। वो पोर्शन की लेंथ को प्रोपोर्शनल रहता है। क्लियर है स्टेटमेंट? आप उतना सब समझ में नहीं आ रहा तो आप इतना दिमाग में रख लो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होने वाला है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है। बस ये जो आगे पीछे के जो टर्म्स है ना वो लिखे तो बहुत परफेक्ट है, नहीं बोले तो ये भी ओके चल जाता कभी कभी। ठीक है, अब उन्हें पूछता, अच्छा पोटेंशियोमीटर का काम होता पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, सेम लाइक वोल्ट मीटर, लेकिन वोल्ट मीटर उतना एक्यूरेट होता नहीं, ये जितना एक्यूरेट होता। और इससे अपन दो तीन चीज एक्स्ट्रा और कर सकते, जैसा कि ईएमएफ मालूम करना सेल का, या फिर ईएमएफ दो सेल्स का कंपेयर करना, या फिर सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता वो कैलकुलेट करना। हम उतना डीप में जाएंगे नहीं, जितना अपने को आंसर से मतलब है उतना ही कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो आपको उतारना है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में
एक आ गया बैटरी, एक आ गया रेसिस्टर, और ये है की का नाम दे देंगे के, रेसिस्टर वेरिएबल, और ये हो गई बैटरी। ये था आपका प्राइमरी सर्किट। ठीक है, प्राइमरी सर्किट चाहे पोटेंशियोमीटर के कोई भी आंसर में रहो, प्राइमरी सर्किट यही रहने वाला है आपका। बैटरी, वेरिएबल रेसिस्टर, वेरिएबल बताने के लिए आपको ऐसा एरो डालना पड़ता है रेसिस्टर के ऊपर, और एक एक की सर्किट में एंटर करने के लिए या बंद रहने के लिए। तो अब जहां पर सेकेंडरी है वहां पर आप कनेक्ट करें पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर क्योंकि लेंथ में बहुत बड़ा होता तो इसलिए हम क्या करते हैं, फोल्डिंग करके इस्तेमाल करते। अलॉन्ग 10 मीटर्स का वायर होता, तो ये पॉइंट हम बोलेंगे ए और ये पॉइंट हम बोलेंगे सी, बिकॉज बी तो हम बैटरी के लिए दे डाले। और जहां पर भी फोल्डिंग्स है वहां थोड़ा आप हाईलाइट कर दो, बेहतर रहता। ठीक, अब यहां पर इतना तो आपको दोनों आंसर में उतारना है पोटेंशियोमीटर। ये वाला पार्ट लेफ्ट पे बैटरी, रेसिस्टर की, राइट पे आता पूरा पोटेंशियोमीटर वायर। अब यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर में पॉइंट ए पे आप करेंगे कनेक्शन, जैसा मैं पहला आंसर करा रहा हूं ईएमएफ कंपैरिजन का। तो आपको दो सेल्स होना है, तो पहला सेल और ये हो गया दूसरा सेल। ठीक है, इसका ईएमएफ बोलो E1 है, इसका ईएमएफ बोले हम E2 है। नेक्स्ट, ये दोनों सेल्स कंपेयर कनेक्ट किसको करना है अपने, वो कनेक्ट करना है अपने को गैल्वेनोमीटर को। किसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये सेल्स लेके आके गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों के दोनों एक साथ तो नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए क्या करते हैं हम पर एक 2A की इस्तेमाल करते हैं। 2A की का काम क्या होता, 1 2 और ये 0.3। अगर आपको फर्स्ट सेल को कनेक्ट करना है तो आप इसको ऑर्डर में दे देंगे, ये E1 ले लेंगे, ये E2 लेंगे। अगर आपको 1 3 कनेक्ट करे अपन तो E1 कनेक्ट हो गया। वैसे ही अगर आप 2 3 कनेक्ट करें तो आपको E2 कनेक्ट हो गया। एक टाइम पे दो दो तो कनेक्ट करने सकते हैं। अब यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट रहता है एक जॉकी, घोड़े वाला नहीं, यहाँ का जॉकी। तो जॉकी, ये पॉइंट को हम बोल रहे हैं N1, और एक यहां पर कहीं पर भी ले गया के डाल दो, ये पॉइंट को हम बोलेंगे N2। क्या है ये वायर, जॉकी बोलेंगे। ये रहता है एक पॉइंटर। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, आप डायग्राम को उतारेंगे, डायग्राम के नीचे पहला पॉइंट आपका डायग्राम का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इन प्राइमरी अ बैटरी, अ वेरिएबल रेसिस्टर एंड ए की आर कनेक्टेड, एंड इन सेकेंडरी टू सेल्स जिसका ईएमएफ E1 एंड E2 है, whose EMF E1 and E2, टू सेल्स ऑफ EMF E1 E2 आर कनेक्टेड। किसको कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड है। लेकिन क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं, थ्रू अ 2A की कनेक्टेड है। तो इन सेकेंडरी टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर थ्रू अ 2A की। इतना लिख दिए। लिखने के बाद में हम यहां पर आंसर पे आ जाएंगे। अगर मैं 1 and 3 को कनेक्ट करा, इफ 1 and 3 आर कनेक्टेड, ठीक है, पहला केस जहां पर 1 and 3 को कनेक्ट कर रहे हैं, कौन कनेक्ट हुआ आप जाके गैल्वेनोमीटर को, 1 3 कनेक्ट होने से E1 कनेक्ट हो गया गैल्वेनोमीटर को। तो लिखना सेल ऑफ EMF E1 इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। करेक्ट है ये। इफ 1 and 3 आर कनेक्टेड देन E1 इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। जैसा ये कनेक्ट हुआ हम क्या करते हैं मालूम, ये जो जॉकी है वायर, एक ही वायर है, दो बार इसलिए उतारे, दो कैलकुलेशंस के लिए उतारे इसके ऊपर। तो ये गैल्वेनोमीटर जॉकी को हम क्या करते हैं, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पे मूव करते हुए लेकर पूरे वायर में एक ऐसा पॉइंट देता उन्हें जहां पर एक गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता। क्या दिखाता, जीरो डिफ्लेक्शन। वो पॉइंट, वो लेंथ, सपोज करो वो पॉइंट बोल रहे N1 पे आया, तो वो लेंथ को हम बोलेंगे L1। क्या लिखते हैं आंसर में, when 1 and 3 are connected, cell EMF E1 is connected to galvanometer. Now the jockey J is moved on the potentiometer wire. कब तक मूव करेंगे, until galvanometer shows zero deflection. कब तक मूव करेंगे, जब तक galvanometer zero deflection नहीं दे देता। Let us say the galvanometer shows zero deflection at a point N1. क्या डिस्टेंस पे बोलेंगे हम, क्योंकि असल काम तो पूरा डिस्टेंस का है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्या लिखेंगे, एट ए पॉइंट N1 एट ए डिस्टेंस ऑफ L1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो अगर ये हुआ तो आंसर क्या बनता, क्वेश्चन में अपन स्टार्टिंग में प्रिंसिपल देखे, प्रिंसिपल क्या था उसका, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब यहाँ पे V वोल्टेज तो नहीं आ रहा, EMF है अपने पास, तो हम लिखेंगे E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। क्लियर है।
1 and 3 are connected. The cell EMF E1 is connected to galvanometer. Jockey is moved on the potentiometer wire. कब तक? Until it shows zero deflection. Suppose the galvanometer shows zero deflection at point N1 at a distance of L1. अच्छा डिस्टेंस कहाँ से ले रहा है? 20. यहाँ से नहीं लेते, अब स्टार्टिंग से लेते. L1 फ्रॉम A बोलेंगे इसलिए. तो अगर ये आया तो यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनैलिटी हटके कांस्टेंट आता, उसको मिलेंगे फाई. क्या बोलेंगे? इनटू L1. फाई का नाम होता पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या होता? पोटेंशियल ग्रेडियंट. यहां पर भी लिखना रहता हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. V इज इक्वल टू फाई इंटू L, जहां पर फाई को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है अभी के लिए. अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे. नाउ से 2 and 3 आर कनेक्टेड. तो कौन कनेक्ट हो गया? ना galvanometer is connected to the cell of EMF E2. Again jockey is moved on the potentiometer wire. कब तक? Until balancing length is obtained. या बोलो until zero deflection. Suppose the galvanometer shows zero deflection at a point N2 at a distance of L2. L2 का डिस्टेंस कहां से आ रहा? फिर से A से आ रहा. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 and 3 are connected. E2 is connected to galvanometer. Jockey is moved until balancing length is obtained. या बोलो until it shows null deflection. Suppose it shows null deflection at a point N2 at a distance of L2 from A. तो क्या लिख सकते हैं हम? इसका EMF E2 है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? L2 है. तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू फाई L2. राइट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. जस्ट अब क्या करो, फर्स्ट को और सेकंड को करो डिवाइड. तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू E1 की वैल्यू फाई L1 है और E2 की वैल्यू कितनी है? फाई L2. दिस फाई एंड दिस फाई गेट कैंसल, तो हम लिखेंगे E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला द सेल EMF ऑफ टू सेल्स कैन बी कंपेयर्ड. समझ में आया ये आंसर? पहले आप प्रिंसिपल लिखो, उसके बाद आप सर्किट डायग्राम उतारो, उसके बाद उसका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दो आप क्या क्या कनेक्शन करें यहाँ पर. उसके बाद आप काम करो 1 and 3 को कनेक्ट करके क्या फॉर्मूला बना, फिर 2 and 3 को करो क्या फॉर्मूला बना. दोनों के जो फॉर्मूले है दोनों को यूज करके डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो करते करो, करके एक फॉर्मूला निकालो. वो होता है आपका फॉर्मूला कंपैरिजन का. क्लियर है? सो पोटेंशियोमीटर का अगला आंसर, हाउ डू यू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर बोल के बोलता हूं. लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आता, एक्सप्लेन या फिर स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. अगेन वही आंसर लिखेंगे आप. कांस्टेंट करंट जब हम पास कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर में या यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर में, तो आपका जो भी वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है उसके लेंथ को. ये आप लिख देंगे. फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, फाई आता पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख देंगे. उसके बाद आ जाएंगे आप अपने सर्किट डायग्राम पे. तो लास्ट क्वेश्चन में उसमें सर्किट डायग्राम का जो डिफरेंस है आपको निकालना क्या है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और एक ही सेल का काम है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल भी एक ही कनेक्ट करते हैं. तो यहां पर आप लगा दिए की और ये है एक रेजिस्टेंस बॉक्स और यहां पर आप कनेक्ट कर रहे हैं एक सेल और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर को. बिकॉज यहां पर की लगाने का मतलब भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर टू वे की जो यूज करे थे हम लास्ट क्वेश्चन में, वहां दो सेल्स थे इसलिए टू वे की इस्तेमाल करें. यहाँ पर एक ही सेल है तो नो नीड ऑफ एनी टू वे की, डायरेक्ट कनेक्शन दे दो इसको. ये हो गया आपका. और एक की, ये की है रेजिस्टेंस बॉक्स में पहुंचने की. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्राइमरी में वही, इन प्राइमरी अ बैटरी, अ लोड रेसिस्टर एंड की आर कनेक्टेड, एंड इन सेकेंडरी a cell whose internal resistance is to be determined is connected and a resistance box is connected. इतना बस बेसिक सा डिस्क्रिप्शन जो हम यूज करें वो लिख दिया वहां पर. किसको कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड है. ये पहला पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट पे आप क्या करेंगे, व्हेन की इज ओपन, K1 बोल देंगे क्योंकि ये K हो गई की, तो ये K1 बोल देंगे, की मेन वाली है. तो अगर K1 ओपन है, अच्छा ओपन पे करंट फ्लो होता है या क्लोज पे करंट फ्लो होता? की में क्लोज पे करंट फ्लो होता, बिकॉज अपना की बोले तो खटका नहीं होता स्विच अपने घर का. की इसमें रहता कुछ ऐसा, ये है की. ठीक है, ये ओपन है. ओपन है मतलब करंट आता लेकिन यहाँ पहुंच नहीं सकता. तो ओपन में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता. अगर आप इसको क्लोज कर दिए तब जाके आपको करंट फ्लो होने वाला है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, दो केसेस लेंगे, एक की ओपन का और एक की क्लोज का. अगर की ओपन है
तो क्या लिखेंगे, करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस बॉक्स। When key K1 is open, current doesn't flow through the resistor box. Then the galvanometer, वो तो connected है. Then jockey J is moved on the potentiometer wire until it shows zero deflection. Suppose the galvanometer shows zero deflection at a point N1 at a distance of L1 from A. क्या मतलब हुआ है दोनों आंसरों के बीच में? खाली स्टार्टिंग का पॉइंट वहां पे 1 और 3 को कनेक्ट करे थे, तो गैल्वेनोमीटर E1 को कनेक्ट हुआ बोले, उसके बाद का पूरा स्टेटमेंट वही है, जॉकी को मूव करना है, बैलेंसिंग पॉइंट आता अपने को, वहां पर उस पॉइंट को N1 बोलेंगे, उसके डिस्टेंस को हम L1 बोलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, खाली यहाँ पर हम 1 और 3 2 और 3 की जगह की ओपन बोल रहे हैं, की क्लोज बोल रहे हैं। तो अब चलो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सेल का ईएमएफ कितना हो गया, एक ही सेल है तो ईएमएफ क्या बोलेंगे हम, ई बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्या आ गया उसकी, L1। तो ये हो गया E इज इक्वल टू 5L1। क्या यहां तक क्लियर है? क्या था, की ओपन थी तो करंट फ्लो हुआ नहीं, इस वजह से जॉकी को मूव करे पोटेंशियोमीटर वायर पे, जहां पर भी जीरो डिफ्लेक्शन है, पॉइंट को बोले N2 और वो लेंथ को बोले L2, तो इसलिए ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ को E इज इक्वल टू 5L1। अब आता असल इंपॉर्टेंट काम, जब हम की K1 को क्लोज कर दिए तो वहां पर क्या हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, करंट फ्लोस। Now the jockey is again moved on the potentiometer wire until again it shows the zero deflection. Suppose it shows the zero deflection at a point N2 at a distance of L2. लेकिन यहां पर अब E नहीं आता, यहां पर आता आपको V। What is the difference between E and V? ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। E EMF कब इस्तेमाल होता है, जब बाहर से कोई करंट अंदर आया नहीं, तो जो सेल में मौजूद है उसको EMF बोलेंगे। जब बाहर से करंट अंदर फ्लो हो गया, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसको हम वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो यहां पर इसलिए हम सी की ओपन थी, करंट बाहर से आया नहीं, इसलिए इसको ईएमएफ बोले। अब करंट आ गया तो इसको हम बोलेंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, वोल्टेज इज इक्वल टू 5L1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड 1/2, ये हो गया E बाई V और ये हो गया आपका 5L1 बाई 5L2। दिस 5 एंड दिस 5 गेट कैंसल, तो आपको बचा क्या, देखो E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। ये तो खैर वहां पर भी आया था, लेकिन यहाँ पर मालूम क्या करो बोला आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस बोला, रेजिस्टेंस मिला कहीं से भी अपने को। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट। अब वोल्टेज की जगह अगर ईएमएफ लिए ना, करंट वही है, रेजिस्टेंस में खाली आर नहीं मिलता, आर के साथ जो सेल यूज करे हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही मैनेज होता है। वोल्टेज में यानी सर्किट क्लोज में खाली रेजिस्टेंस आता है आपको कैपिटल आर, लेकिन जब सर्किट ओपन था, करंट फ्लो नहीं हुआ था, तब ईएमएफ था। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू आर प्लस आर। उतना सब समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, V इज इक्वल टू आई आर, E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। ये वैल्यूज लेके आके वापस यहाँ रख दो, तो I इंटू आर प्लस आर बाई आई आर इज इक्वल टू L1 बाई L2। कैंसल दिस करंट। अब ये रेसिस्टर दोनों को बांट दो, जैसा ये R बाई आर होता और ये स्मॉल r बाई कैपिटल आर होता, L1 बाई L2। कैंसल दिस R एंड R, बचा है पर 1 प्लस 1 राइट पे आके क्या बना, तो यहाँ क्या बचा, देखो R बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2 प्लस 1 इधर आके बना -1। अच्छा यहाँ से एलसीएम निकालो, तो यहाँ पर बचा L2, L1 माइनस L2 इंटू 1। ठीक है, आपको ना इंटरनल रेसिस्टेंस वो है स्मॉल r, तो ये कैपिटल R का काम है नहीं, डिवीजन से यहाँ पर आया तो कहाँ पहुंच गया उन्हें, तो ये है इसका आंसर, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R। क्लियर है प्रॉब्लम? ये 3 एलएक्यूज है, 3 में से कंपलसरी एक एलएक्यू आपको मिलेगा, किरचॉफ्स लॉ, पोटेंशियोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ कंपैरिजन, 3 में से 100% एक एलएक्यू मिलता है। सो किरचॉफ्स लॉ के साथ आपको शायद आया तो ऐसा वाला प्रॉब्लम आता, या फिर एक वायर का है, a wire of resistance 4R is bent in the form of a circle, वो देख दिखाया था मैं। तो देखो, if resistors of resistance 2 ohm and 4 ohms are connected in, या तो सीरीज देता है तो पैरेलल देता है, दोनों भी नहीं देता आपको ने, और ये वैल्यू जरूरी नहीं है 2 and 4 आना, और जरूरी नहीं है कि 2 ही आना, सिर्फ 3 भी दे सकता हूं, बस खाली कॉन्सेप्ट देख लो आप लोग। यहाँ पर पहला केस हम करेंगे इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो फर्स्ट रेसिस्टर क्या दिया आपने को, R1 की वैल्यू 2 ohms और R2 की वैल्यू कितनी दिया, 4 ohms। आपको मालूम करना है इसका टोटल रेसिस्टेंस क्या बनता अगर ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज है तो फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, जितने भी रेसिस्टर है पूरों को ऐड कर लो,
वो आपका टोटल रेसिस्टर हो जाता कॉम्बिनेशन का। R1 कितना है 2 है, R2 कितना है 4 है, तो इफेक्टिव यानी टोटल रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर 3 दिया तो 3 ऐड करो, 4 दिया तो 4 ऐड करो। अब आ जाएंगे सेकंड वाले पे जहां पर उन्हें बोलता पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगेन R1 R2 तो वही रहने वाले हैं। टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। 1/R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू 4 है। 2 और 4 का एलसीएम क्या बनता, 4 बनता। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ बचा 2 और 4 है ऑलरेडी तो बचा 1। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, लेकिन ये आंसर है 1/R का। 1/R इज 3/4, देन व्हाट विल बी R। अगर 1/R को मैं R लिखा तो 3/4 को क्या लिखेंगे हम, 4/3 ओम। समझ में आया आंसर। सीरीज आया तो डायरेक्टली ऐड करो, पैरेलल आया तो रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है उसके। अब जैसा कि क्वेश्चन बोला हमें, एक क्वेश्चन है अ वायर ऑफ 4R, रेसिस्टेंस उसका बोला 4R, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ठीक है। आपको मालूम करना है इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ डायमीटर बोल के। तो आप देखो एक वायर है जिसका टोटल रेसिस्टेंस कितना है बोला ना 4R है, आप उसको डायमीटर के अक्रॉस मालूम करेंगे बोल रहा टोटल रेसिस्टेंस। तो 4 रेसिस्टेंस था, डायमीटर मतलब इक्वल हाफ हो गया उसका, तो ऊपर रहता रेसिस्टर 2R और नीचे रहता रेसिस्टेंस 2R। तो अपने पास दो रेसिस्टर्स है, एक है R1 जिसका रेसिस्टेंस 2R है और एक है R2 जिसका रेसिस्टेंस 2R है। आपको इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। तो जैसा आप देख लिए कि ऊपर और नीचे का केस है तो पैरेलल दिमाग में आना, एक ही लाइन का केस है तो सीरीज याद आना। तो अभी के लिए देखो पैरेलल है क्योंकि अप एंड डाउन है, तो टोटल रेसिस्टेंस विल बी 1/R। तो ये होता 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू कितनी है 2R है, R2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 कितना बना 2/2R, 2 and 2 कैंसिल, 1/R इज इक्वल टू 1/R। अच्छा ये R बोलते हैं, ये इफेक्टिव R यानी टोटल R होता है। तो इफेक्टिव R यानी टोटल वैल्यू कितनी आ गई R की, 1/R इफेक्टिव है, 1/R है, इसको उल्टा कर दो R इफेक्टिव, R को उल्टा कर लो R। तो ये होता है एक आंसर, ये भी किरचॉफ लॉ के साथ पूछता हूं एकदम। एक वैल्यूज का क्वेश्चन और एक ये वायर का क्वेश्चन। अब आ जाएंगे पोटेंशियोमीटर के साथ पूछने वाला क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसके साथ एक और एक क्वेश्चन आप लोग ये कर दो, वो भी समझ जाना चाहिए और इसी से रिलेटेड पूछता हूं। पोटेंशियोमीटर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब एक लेंथ दी आपने को पोटेंशियोमीटर वायर की, कितनी है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन इट्स एंड। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितना दिया आपको 6 वोल्ट दिया, और इसको जो लेंथ बैलेंस कर रही है वो L1 कितनी है बोला उन्हें 5 सेंटीमीटर है बोला। क्लियर है। नेक्स्ट, फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ मालूम करना है, विच मींस ई की वैल्यू अननोन है, which balances against the length of 180 सेंटीमीटर। ये ईएमएफ की जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L2 बोलेगी, कितना दिया उन्हें अपने को 180 सेंटीमीटर दिया। अच्छा 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर से चेक करो, मीटर से, राइट। तो ये 5 मीटर से। तो अब देख लो, हम अभी पोटेंशियल डिफरेंस से डिराइव करें पोटेंशियोमीटर के वायर से, E बाई वी इज इक्वल टू L बाई एल। ई के लिए लेंथ कितनी बोले हम L2 बोले, V के लिए लेंथ कितनी बोले हम, समझ में आया ये, E बाई वी इज इक्वल टू L2 बाई L1। अब देखो E की वैल्यू आपको निकालना है, तो L2 बाई L1, ये V डिवीजन में इधर आए क्या होता है बराबर। L2 की वैल्यू कितनी है 180 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई L1 की वैल्यू कितनी है 5 मीटर से। लेकिन क्या मीटर सेंटीमीटर साथ ले सकते हैं, ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर कर दो, तो ये तो 500 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, राइट। तो मीटर हटा के इसको 500 सेंटीमीटर कर दो, तो ये बचा 500 इंटू वी कितना है आपने को 6 दिया। देन दिस 0 एंड दिस 0 कैंसल, 2 इंटू 25 एंड 2 इंटू 9, 9 6 डिवाइडेड बाई 25, डिवाइड कर लो, 25 2 50 हो गया, बचे 4, डेसिमल 0, 25 1 25, बचे 15, 0 एंड 25 6 आंसर आता। तो क्या बचा 2.16 वोल्ट्स, ये होता है इसका आंसर। समझ में आया है ये। आपको ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे अगर पोटेंशियोमीटर से आया प्रॉब्लम भी, तो एक लेंथ देता, उसका एक वोल्टेज या ईएमएफ देता, दूसरा लेंथ देता, आपको वोल्टेज या ईएमएफ मालूम करो बोलता, तो आप ऐसा करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर है न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर ये फिजिक्स के एलएक्यूज में कोई इंपॉर्टेंट है पूरे यूनिट के बोले तो ये वाला है। पूरे यूनिट से मतलब वेव्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सारे जहां से भी एलएक्यूज आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यहां पर देखो न्यूक्लियर रिएक्टर को आपको पहले वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, उसके साथ साथ उसकी वर्किंग बताना है विद ए नीट डायग्राम। तो यहां पर आप क्या करेंगे, पहले तो प्रिंसिपल क्या है, कंट्रोल चेन रिएक्शन के ऊपर काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। एक्चुअल में न्यूक्लियर रिएक्टर से पहले दो रिएक्शन का समझना जरूरी है। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन, FUSION FISSION। फ्यूजन, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करते, वो होता फ्यूजन रिएक्शन। और एक फिजन में क्या होता, बड़ा न्यूक्लियाई स्प्लिट होता, बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट होता तो छोटे न्यूक्लियाई में, जैसा कि इन्हें स्प्लिट हुआ ये दो में, फिर ये स्प्लिट हुआ ये दो में, फिर ये स्प्लिट हुआ ये दो में, ये स्प्लिट ये दो में। ठीक है, ये होता फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये होता आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्किंग का काम। तो ये जो भी चेन रिएक्शन बन रहा ना, एक बना दो में, दो बने चार में, चार बने आठ में, आठ बने 16 में, तो इसी बनते रहता। तो ये पूरा चेन रिएक्शन है। तो इसका प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्लियर है ये पॉइंट। अब आ जाएंगे इसके डायग्राम में। डायग्राम में देखो, पहला आपको एक जगह बताना है, जैसा एक ट्यूशन है बड़ा अपना इंस्टीट्यूट, यहाँ पर अलग अलग क्लासेस है पूरे, ठीक है, लेकिन इंटर की क्लास यहाँ पर हो रही। तो ये हो गया अपना एक कोर, मतलब पूरी जगह में ये एक ऐसी जगह है जहां पर इंटर की पढ़ाई हो रही है, यानी एक रिएक्शन हो रहा। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर से बात कर रहा हूं, पूरे रिएक्टर में कोर एक ऐसा प्लेस है जहां पर रिएक्शन होने वाला है, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आपको जो फ्यूल यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो क्या रहता है, फिजनेबल मटेरियल, मतलब आराम से फिजन होना, मतलब कि उसका न्यूक्लियस स्प्लिट होना, स्प्लिट होकर दो में बटना, दो बट के चार में बटना। वैसे मटेरियल्स हम यूज करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे। क्या बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूल के लिए अपन क्या यूज करते हैं, फिजनेबल मटेरियल। क्या यूज करते हैं, अब वो फिजनेबल मटेरियल है कौन से, एक मोस्ट कॉमन है यूरेनियम और एक आता है उसके साथ प्लूटोनियम। ये दोनों को हम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम में देखो, यूरेनियम 238 एक होता, यूरेनियम 235 एक होता, और यूरेनियम 233 एक होता। ये सब क्या है, एटॉमिक वेट्स है इसके। 238 होता नेचुरल यूरेनियम, क्या होता, जो नॉर्मली मिलता अपने को, उतना प्योर नहीं रहता, लेकिन नेचुरल यूरेनियम इज 238। ये जो 235 है इसको बोलते हैं हम एनरिच यूरेनियम। क्या बोलते हैं हम, मतलब आटा ले लिए, लेने के बाद में जो मिल गया वो नेचुरल है, उसको छाने 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 छान के जो बना आटा वो क्या है, एनरिच है। एनरिच होता कौन, 235 वाला। तो यूरेनियम 235 को क्या, 238 को क्या बोलेंगे हम, नेचुरल। यूरेनियम 235 को क्या बोलेंगे हम, एनरिच यूरेनियम। तो यहाँ पर जो यूज होता है वो कौन सा, यूरेनियम है। यूरेनियम में तीन कैटेगरीज आते हैं, नेचुरल, एनरिच और एक खाली आप क्लास दे देंगे 233 वाला। प्लूटोनियम एक ही रहने तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इसका यूरेनियम के क्लासेस दे दिए, ठीक है। तो अब आपको पहला पॉइंट लिखना है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, अबाउट न्यूक्लियर फ्यूल। आप कोर के बारे में भी लिख सकते हैं, बट आप स्टार्ट कर लो न्यूक्लियर फ्यूल से। न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, एक फिजनेबल मटेरियल है जिसको हम फिल करते एल्यूमिनियम के सिलेंडर्स के अंदर। कहां फिल करते हैं, एल्यूमिनियम के सिलेंडर्स के अंदर वो न्यूक्लियर फ्यूल को रखते हैं। रखने के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल होता है क्या, इट इज अ फिजनेबल मटेरियल which is used in the nuclear reaction. Examples are uranium 238, uranium 235, uranium 233 and plutonium। या फिर आप देखो नेचुरल यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम। ये हो गया पहला पॉइंट आपका। दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे, ये जब रिएक्शन स्टार्ट होता ना तो उसमें से न्यूट्रॉन रिलीज होते। क्या होते, व्हेन द न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट्स न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड। ये जो न्यूट्रॉन्स रहते हैं ये फास्ट मूविंग रहते हैं, मतलब निकलते ही ऐसी स्पीड रहती है उनकी, रैपिडली रैंडमली घुस जाते कहीं पर भी। तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। एंड याद रखना कभी भी कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स रहे, कोई भी चीज फास्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, उसको स्लो करना पड़ता तभी जाके वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते। तो उसके लिए काम आने वाला है मॉडरेटर। क्या करता मॉडरेटर, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडरेटर। अब मॉडरेटर कौन कौन हो सकता है, एग्जाम्पल, एक होता है हैवी वाटर,
सॉल्ट वाटर या बोलो ग्राफाइट एक्सेट्रा। मॉडरेटर का काम क्या है? मॉडरेटर इज यूज्ड टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन। समझ में आया ये? एग्जाम्पल लिख देंगे, हैवी वाटर, ग्राफाइट, सॉल्ट वाटर एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट आता आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोल रॉड्स। क्या था? सबसे मेन काम कंट्रोल चेन रिएक्शन कंट्रोल रॉड्स की वजह से होने वाला है। ये तो आपका कोर है। यहां पर आप उतारेंगे कंट्रोल रॉड्स। अब ये देखो कंट्रोल रॉड्स कंप्लीटली अंदर नहीं है, हम अंदर इमेजिनरी पॉइंट्स डाले हैं पर। इसका मतलब है कि अंदर बाहर मूव हो सकते कंट्रोल रॉड्स। ये दोनों को हम बोलेंगे कंट्रोल रॉड्स। अब यहां पर देखो कंट्रोल रॉड्स होते क्या? अच्छा, अंदर भेजने का काम क्या है उसको? अब यहां पर क्या होता है, जब रिएक्शन होता है कोर के अंदर, इतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं क्योंकि कंट्रोल होने वाला रिएक्शन ही नहीं, ये खाली बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स रिलीज होते, लेकिन कोर की जगह तो उतनी है, उससे ज्यादा बन नहीं सकती। अगर ज्यादा न्यूट्रॉन्स भर गए अंदर तो ब्लास्ट हो जाता। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को बाहर निकालते। कैसा निकालेंगे? पुलिस वालों को बुलाते अंदर, आना, चोरों को पकड़ना, बाहर लेके आना। तो ये कंट्रोल रॉड्स पुलिस वाले, और ये जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे चोर है। कंट्रोल रॉड्स कौन होते हैं? न्यूट्रॉन अब्सॉर्बिंग मटेरियल होते। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स। अच्छा, अपने पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो न्यूट्रॉन अच्छे से अब्सॉर्ब कर सकते, उनका नाम है बोरॉन एंड उसका नाम है कैडमियम। सो कंट्रोल रॉड्स क्या होते हैं? कंट्रोल रॉड्स आर द न्यूट्रॉन अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स which absorbs the excess of neutrons present in the core. Examples are boron and cadmium. समझ में आया? ये आगे अपन तीसरे स्टेप पे। अब देखो, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन है, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है बहुत ज्यादा रहती, तो अब रिएक्टर को ठंडा करने के लिए कुछ तो होना पड़ता, तो वहां पर हम यूज करते हैं कूलेंट। अरे एक ही बात मालूम आप लोगों को, हम रिएक्टर को ठंडा करने कूलेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम कूलेंट को गर्म करने रिएक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पॉइंट दिमाग में रखो, वर्किंग में काम आता है आप लोगों को। तो कूलेंट क्या करता है मोस्टली? कूलेंट जो रिएक्शन से हीट पैदा होगी, वो हीट को ठंडा करने, डिवाइस को सही रखने के लिए कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट क्या के लिए? कूलेंट इज यूज्ड टू रिमूव द हीट एनर्जी रिलीज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। कूलेंट क्या क्या रह सकता है? पानी, एयर, CO2 एक्सेट्रा। ये आप एज ए कूलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे फिफ्थ पार्ट पे हमारे, विच इज प्रोटेक्टिव शील्डिंग। अब देखो, प्रोटेक्टिव शील्डिंग नाम में दिख रहा, शील्ड है, दीवार मतलब बत्ती, इसको रोकने के वास्ते। अब ये भयानक रेडिएशन वाला रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन नॉर्मल तो बात है नहीं, हिरोशिमा नागासाकी आज भी मालूम होगा किस्सा। तो इससे रिलीज होते बहुत सारे रेडिएशन, बहुत डेंजरस एंड हार्मफुल रेडिएशन। तो उसको रोकना है तो क्या करना पड़ता? वहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ता शील्डिंग, प्रोटेक्टिव शील्डिंग। मत करते क्या? द शील्डिंग इज यूज्ड टू स्टॉप द रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द रिएक्टर ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन। उसके बाद इसको करते कैसा, मतलब प्रोटेक्टिव शील्डिंग में इस्तेमाल क्या करते? यहां पर आप कंक्रीट वॉल यूज कर सकते हैं, या बोलो आप इसको स्टील वॉल्स यूज कर सकते हैं एक्सेट्रा। ये दो तीन चीज है जिससे हम इसके तरफ एक बेहतरीन वॉल बना सकते हैं, जहां से इसके रेडिएशन बाहर आने से बच जाते। समझ में आए? 5 पार्ट्स। कोर के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। कोर है क्या? इट इज अ प्लेस इन द रिएक्टर वेयर द न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक प्लेस। फिर बाद में आ जाते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूल पे। न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? इट इज अ फिशनेबल मटेरियल यूज्ड इन द रिएक्टर। मॉडरेटर क्या होता? इट इज यूज्ड टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। कंट्रोल रॉड्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन अब्सॉर्बिंग मटेरियल। कूलेंट क्या करता? रिएक्टर को ठंडा करता, जो हीट पैदा हुई उसको वो रोकता उन्हें। प्रोटेक्टिव शील्डिंग क्या है? रेडिएशन को बाहर आने की वजह से रोक रहा उन्हें। पहले वाले में एग्जांपल है यूरेनियम प्लूटोनियम, दूसरे में एग्जांपल है हैवी वाटर ग्राफाइट, तीसरे में एग्जांपल है बोरॉन कैडमियम, चौथे में एग्जांपल है वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट का एग्जांपल होता है आपका कंक्रीट वॉल्स या स्टील वॉल्स। ठीक है, अब आ जाएंगे इसके वर्किंग पे। कटना चाहिए क्योंकि एग्जांपल ही जरूरी है उसके। तो अब यहां पर देखो, आप लिख के और देखेंगे, फिर हम ना दूसरों को बोलते हैं कितने कटते हैं।
आई गेस एग्जाम्पल्स उतने टफ है नहीं, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। तो ये है हीट एक्सचेंजर। अच्छा, आपको डायग्राम में सा डेंजर वाला नहीं है, आसान वाला डायग्राम। ये डायग्राम उतारना है। अब यहां पर देखो, आप जब इसकी वर्किंग लिखेंगे ना, आपको अगर पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए तो आप वर्किंग पार्ट्स को ही फिर आगे लिख सकते हो। जैसा कि अगर ये रिएक्शन स्टार्ट करना है, न्यूक्लियर रिएक्शन, यू नीड्स ओनली अ सिंगल न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन लो, लेके जाके स्ट्राइक करो, आपका रिएक्शन स्टार्ट हो गया वहां। तो लिखना है पे सिंगल न्यूट्रॉन इज यूज टू स्टार्ट द न्यूक्लियर रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट पे हम क्या करते हैं, अब आप लिखेंगे द न्यूक्लियर फ्यूल या फिर बोलो यूरेनियम फ्यूल इज फिल्ड। कहां पर फिल कर रहे हैं बोला था मैं, एल्यूमिनियम सिलेंडर्स में फिल कर रहे हैं। ऐसा एल्यूमिनियम सिलेंडर में फिल करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल को, और उसके बीच में लगा देते हैं ऐसा मॉडरेटर्स। ठीक है, फिल द यूरेनियम इन एल्यूमिनियम सिलेंडर एंड प्लेस्ड अ मॉडरेटर। मॉडरेटर को कोई नाम दे दो, जैसा ग्राफाइट बोल रहा हूं, प्लेस्ड अ ग्राफाइट मॉडरेटर इन बिटवीन द सिलेंडर्स। ठीक है, देन ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड। वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए, उसके बाद क्या करना था अपने को, उसको आगे यूज करना है, तो उसके लिए कौन आता है इस्तेमाल में, मॉडरेटर इस्तेमाल आता है। द मॉडरेटर then the graphite moderator will slow down the fast moving neutrons and it will effectively participate in the further reaction। अगर नॉर्मली बोले हम एक सिंगल न्यूट्रॉन लिए लेके रिएक्शन स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद एल्यूमिनियम सिलेंडर्स के अंदर आप यूरेनियम का फ्यूल फिल कर दे के क्या करे, वो एल्यूमिनियम सिलेंडर्स के बीच में एक ग्राफाइट मॉडरेटर को रख दिया। अब जैसा रिएक्शन स्टार्ट हुआ, न्यूट्रॉन जैसा जाके एल्यूमिनियम सिलेंडर को स्ट्राइक करा, वहां से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स निकले। वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो कौन करा, मॉडरेटर स्लो करा। स्लो करने के बाद क्या होगा, वो न्यूट्रॉन्स जाके फिर रिएक्शन करे। द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इन द कोर इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, या फिर बोलो बाय मूविंग द कंट्रोल रॉड्स इनसाइड एंड आउटसाइड द होल रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। लिख सकते। चौथा पॉइंट, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिएक्शन इज कूल्ड बाय अ कूलिंग सब्सटेंस। ये पूरी हीट जो रिलीज हुई रिएक्शन से, क्या करेंगे उसको कूल डाउन कर रहे हैं। कैसा कूल डाउन कर रहे हैं, बाय यूजिंग ए कूलेंट या बोलो कूलिंग सब्सटेंस या बोलो वाटर, कुछ भी है। अब हुआ क्या मालूम, ये जो रिएक्शन की पूरी हीट थी, मैं बोला आप लोगों को हम ये रिएक्शन कर रहे हैं पानी को गर्म करने के लिए, मतलब एक स्टीम प्रोड्यूस करने कर रहे हैं। अब ये पूरा रिएक्शन हुआ, हीट रिलीज हुई, पानी जैसा फ्लो हो रहा है उसके अंदर, पानी जाके वो स्टीम बन गया। अब जैसा स्टीम बनी तो यहां लिखना द वाटर गेट्स हीटेड एंड स्टीम इज प्रोड्यूस्ड। द स्टीम प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड टू रन टरबाइन। क्या कर रहे हैं यहां पर हम, सपोज करो ये स्टीम जा रही है, यहां पर एक टरबाइन, ये जाके इसको हिट करा स्टीम, फैन रोटेट होना शुरू होता है, राइट। फैन कनेक्टेड रहता जाके एक जनरेटर को। कभी ऑटो को देखे, कपड़ा डाले खींचते ही क्या होता है, ऑटो स्टार्ट होता है। कभी देखेंगे मंडी में आजकल बताते, तो ऐसे ही है। क्या कर रहा है, स्टीम फैन को रोटेट कर रहा है, टरबाइन को रोटेट कर रहा है। टरबाइन रोटेट होकर क्या हो रहा है, जनरेटर को कनेक्टेड है, वहां से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस हो रही, ये पूरा रिएक्शन कर रहे हैं क्यों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। वो प्रोड्यूस होने के लिए पहले आपको स्टीम बनाना पड़ता। स्टीम बनी, बनते क्यों करें, रन किसको करे, टरबाइन। द स्टीम प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड टू रन द टरबाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। द पावर जनरेटेड because of nuclear reactor is called as nuclear power या atomic power। समझ में आया, ये होता कंप्लीट आंसर आपका। इसके 2-3 प्रॉब्लम्स वो कर लेंगे अभी। तो ये 2 प्रॉब्लम्स आते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के आंसर के साथ आपको, बहुत आसान प्रॉब्लम्स है। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। तो हम यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, मास लिख लेंगे पहले। 1 ग्राम दिया यहाँ पर, 1 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होगा। ठीक है, 1 इंटू 10⁻³ अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है केजी में तो 10⁻³ लगा दे। मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁶, माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁹ लेते। ठीक है,
तो अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है अपने पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक फेमस फॉर्मूला है देखो आइंस्टाइन का, E = mc²। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत मिलता है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। मास कितना मिल गया अपने को, 1 × 10⁻³ और c कितना है अपने पास, 3 × 10⁸ होल पावर में कितना आया 2। 10⁻³ 3 स्क्वायर होता 9, 10⁸ टू द बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करो। 10⁻16 में से 3 गया तो 10 कितना बचा, समझ में आया ये। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी 9 × 10⁻13 joules। समझ में आया ये वाला भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ यूरेनियम 23592 इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन एन एटम बम, अगेन वही पूछा कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो आप मास लिख लेंगे 1 माइक्रोग्राम, इट कैन बी रिटन एज 10⁻⁻9 किलोग्राम्स। ग्राम से किलोग्राम 10⁻⁻3, मिलीग्राम से किलोग्राम 10⁻⁻6, माइक्रोग्राम से किलोग्राम आने 10⁻⁻9। तो अभी अपन माइक्रोग्राम में है, विच कैन बी रिटन एज म्यू × g। फिर ये मतलब को छोड़ दो। अब स्पीड ऑफ लाइट अगेन कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता, mc²। m हो गया 1 × 10⁻⁻9 एंड इसका आंसर कितना है 3 × 10⁸ होल पावर 2, 10⁻⁻9, 3 स्क्वायर 9 होता है और 10⁸ टू द 16। 10⁻16 में से 10⁻9 गए, 16 में से 9 गए। आए समझ में दोनों प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट यूनिट है रे ऑप्टिक्स, जहां से एसए मिलेगा आपको, और सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी के आंसर के बेस पे आपको फॉर्मेशन ऑफ मिराज एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो मिल जाता। तो यहां पर देखो क्रिटिकल एंगल रहता कैसा। आप एक इंटरफेस कंसिडर करेंगे जहां पर नीचे वाला पार्ट है डेंसर मीडियम और ऊपर वाला पार्ट है रेयर मीडियम। डेंसर जैसा कि आप कंसिडर करें पानी और रेयर जैसा कि आप कंसिडर करें एयर। तो जब लाइट रे आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मारे, पानी के अंदर से लाइट रे दिए वगैरह, ये पॉइंट है, यहां से आप लाइट रे डाले हैं, ठीक है। तो ये लाइन को बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। तो यहां से लाइट रे क्या होती, थोड़ा बेंड हो जाती। नॉर्मल था, देखा गया तो रे एग्जैक्टली ऐसे ही निकलना था, लेकिन जब डेंसर से रेयर में ट्रैवल करती है तो हो रहा क्या है, यहां पर लाइट रे थोड़ी सी बेंड होती नॉर्मल से। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ अपने पास, जब आप लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दिए तो हुआ क्या, नॉर्मल से थोड़ी सी ने बेंड हो गए। जैसा कि हम पॉइंट यहाँ पर ओ बताएंगे, ए बता देंगे, ये पॉइंट ओ, और ये रे का पॉइंट हो गया आपका बी। अब हो रहा क्या, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दे रहे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना था, आप उसको और थोड़ा इंक्रीज कर दिया, तो अब क्या होता, ये जो रिफ्रैक्शन वाला रे था वो ऊपर नहीं जाता, बल्कि एग्जैक्टली ये इंटरफेस के ऊपर आ जाता। तो अब यहां पर देखो रिफ्रैक्शन कितना बन गया आपका 90 डिग्री। पहले क्या हुआ, नॉर्मली राइट रे मारे तो आपको हुआ क्या, नॉर्मल से थोड़ा बेंड हुआ, फिर थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कंप्लीटली 90 डिग्री बन गया। तो हम बोलेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जा रहा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्या लिखना डेफिनेशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच the angle of refraction becomes 90 degrees is called as critical angle। थोड़ा और अच्छे से फ्रेम करना है तो the angle of incidence in denser medium for which the angle of refraction in rarer medium becomes 90 degrees then it is called as critical angle। समझ में आया ये। उसके बाद बोलता हूँ एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो लाइट रे आप दिए यहाँ पर, ये पूरी की पूरी रिफ्रैक्ट नहीं होती, पार्शियली रिफ्रैक्ट होती और पार्शियली रिफ्लेक्ट भी होती, ठीक है। यहां पर भी पार्शियली इंटरफेस पे है, पार्शियली नीचे की साइड है।
लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता जहां पर अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा डालें तो यहां पर अब क्या होता, light ray instead of going into the rarer medium it reflects back completely into the denser medium. ये होता I ग्रेटर देन IC, मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हेन द लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, the angle of if the angle of incidence is greater than critical angle, then light ray instead of traveling into the rarer medium it completely reflected into the denser medium. This phenomena is called as total internal reflection. Clear है आंसर? अब आपको इन्हें एक्सप्लेन करो बोलता. पहला पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे ये वाला रे AOB, ठीक है, क्या एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्ट करना आंसर स्टार्टिंग से. When the light ray traveling from denser medium to rarer medium, the light ray will bend away from the normal as shown by AOB. ये पहला पॉइंट है. क्या बताया, खाली नॉर्मली बेंड हो रहा बोल के बताया था. Then if the angle of incidence is increased, then the angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree, which is called as critical angle as shown by AOC. If we further increase the angle of incidence beyond critical angle, then the light ray reflects back into the denser medium, which is shown by the ray AOD, and this phenomena is called as total internal reflection. एक ही चीज को आपको एक्सप्लेन करना है. पहले क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है उसको क्रिटिकल बोलते हैं. इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से आगे भी बेंड कर डाले और बढ़ा दिए तो लाइट रे क्या होती, वापस से डेंसर मीडियम में आती ऊपर जाने के बजाय. तो ये फेनोमेना को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब आए थे हम एक्सप्लेनेशन पे. पहला पॉइंट लिखे, जैसा कि हमको दिख रहा AOB से कि जब लाइट रे आप ट्रैवल करा है डेंसर से रेयर में तो वो लाइट रे नॉर्मल से थोड़ा बेंड हो गया. अगर सेकेंड पॉइंट में अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले वाले पॉइंट से थोड़ा बढ़ा दिए तो हुआ क्या, रिफ्रैक्शन बन गया 90 डिग्री, जिसको हम बता रहे हैं रे AOC से. ओके, और इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा डाले तो लाइट रे ऊपर जाने के बजाय वापस से नीचे जा रही, जिसको हम शो करें AOD से, और इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्लियर है आंसर? ये लास्ट ईयर 2 बार भी शायद यही आंसर आया था. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर आया, उससे पहले भी आया, रिपीट हुआ कई बार. यस, तो अभी आ जाएंगे अपन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पे. पहले मिराज देख लेंगे. तो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिराज. ये भी एक इंपॉर्टेंट आंसर है. मिराज एक्चुअल में है क्या, एक आंखों का धोखा, इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन बोल सकते हैं उसको. क्या है मिराज? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है. यहाँ पर हो रहा क्या, जैसा कि अपन आजकल हाईवे पे गए या कहीं पे भी मेन रोड पे अगर देखें धूप के टाइम पे खासतौर पे, अपने दूर से दिखे तो नीचे पानी के असर दिखता है एक शेड, लेकिन जब हम नजदीक जाते कुछ रहता ही नहीं. यहाँ पर एक रोड रहती प्लेन, वो भी आपको एक जो छला हुआ दिखता है आंखों का वो रहता ही नहीं, वो उसको बोलते हैं मिराज. जो नॉर्मल लाइफ में बहुत बार देखे अपन, खासतौर पे समर में, विंटर में ऐसे मौसम में तो होता नहीं, तो उसको बोलते हैं मिराज. मिराज बन रहा कैसा वो बताना अपने को. फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन. सेकेंड पॉइंट में आप वापस से समर में आ जाओ. समर में क्या होता, गर्मी की वजह से जो हवा जमीन के नीचे की, ये जमीन है आपकी, हवा के लेयर से, तो हवा के लेयर्स में क्या होता, ये जो नीचे की हवा है ना जमीन के करीब वाली, वो बहुत हल्की हो जाती, पतली, मतलब थिन टाइप हो जाती है एयर. तो वो एयर काम कर रही है यहाँ पर एज अ रेयर मीडियम. क्या काम कर रही है, ये काम कर रही है आपको रेयर मीडियम की तरह. अब होता क्या, ये जो एयर के लेयर्स है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बेस पे हम डेंसिटी कैलकुलेशन देखते कितनी थिक है कितनी थिन है, वो लेयर बाय लेयर इंक्रीज होते रहते. तो जो सबसे करीब है जमीन के, वो लेयर क्या बन जाती है आपकी, रेयर मीडियम बन जाती है. और ऊपर के पूरे लेयर्स क्या कंसिडर करेंगे हम, डेंसर मीडियम. क्लियर है? ऑन हॉट समर डेज द एयर नियर टू द रोड विल एक्ट एज अ रेयर मीडियम. Since the layers above the ground have increasing their refractive index, the upper layer will act as a denser medium.
सो व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द टॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज या फिर पोल्स, जो भी बोल दो आप, अपने पास बिल्डिंग्स बड़े बड़े जो रहते रोडों पे, वहां से जो उसकी लाइट रे आ रही वो आ तो जाती, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डेंसर से रेयर में क्रॉस नहीं होती, यहां से ही उन्हें पलट जाती वापस। जैसा अपन अभी इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा रहता, उसकी वजह से क्या होता, ये लाइट रे यहाँ तक तो आती, लेकिन क्योंकि ये वाला मीडियम रेयर मीडियम बना हुआ है, लाइट रे यहाँ से पलट जाती, ग्राउंड को टच भी नहीं करती। तो होता क्या, जो भी टॉल ऑब्जेक्ट है उसकी एक यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती, क्या फॉर्म होती, तो उससे अपने को दिखता है कि अपने को कुछ है जो यहाँ पर जमीन पे से निकल के अपने को दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में वो रहता नहीं, वो बस एक इन्वर्टेड इमेज रहती। इसी को मिराज बोलते हैं। समझ में आया फॉर्मेशन से कैसा हो रहा, बस ये हवा जमीन के नीचे की रेयर मीडियम, उसके ऊपर के रेयर डेंसर मीडियम, जो लाइट रे टॉल ऑब्जेक्ट से अपने को मिल रही, वो आते तो सही, लेकिन आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाते, विच कम्स अंडर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए वहां पर एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती, जो अपने को कुछ ऐसा दिखता है कि लाइट रे जमीन में से आ रही, लेकिन एक्चुअल में वो रहता नहीं, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसको हम बोलेंगे मिराज। क्लियर? आप ओन से भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड जो दिया वो लिखना है, आपको बस ये थोड़े पॉइंट्स दिमाग में रखना है, क्या क्या करना है उसके अंदर। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पे। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए दो स्टेप्स कंप्लीटली जरूरी है। पहला है, एक साइड आपको होना सनलाइट एंड दूसरी साइड आपको होना है वाटर। इट शुड बी रेनिंग। टू फॉर्म अ रेनबो, वन पार्ट ऑफ द स्काई शुड बी इन सनलाइट एंड अदर पार्ट शुड बी रेनिंग। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एक 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप प्रोसेस कैसा होता, रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन एंड देन डिस्पर्जन। अच्छा, डिस्पर्जन क्या होता, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। 7 कलर कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, जिसमें वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब फॉर्मेशन हो रहा कैसा रेनबो का, पहले तो हम बोले कि 3 स्टेप हो रहे। तो अब क्या होता, जब सनलाइट की जो रे है, वो लाइट जो भी है रेन ड्रॉप पे आके पड़ी आपको, ये आगे लाइट रे यहां पर एंटर। ठीक है, जैसा ये लाइट रे एंटर करी, हुआ क्या, देखो यहां पे आगे पहले स्टेप, ये आउटर सरफेस होता है इसका, राइट। When the light ray enters the raindrop, it gets refracted from the outer surface. तो आउटर सरफेस से रिफ्रैक्ट होके कहां गए, नीचे की तरफ गए। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे इसके बाद वाले, द रिफ्रैक्टेड रे देन स्ट्राइक्स द इनर सरफेस ऑफ द रेनड्रॉप। ये रे क्या करी, जाके अंदर के पानी के जो खतरा है उसके अंदर के सरफेस पे जाके स्ट्राइक करी, करने के बाद इन्हें से क्रॉस नहीं हुई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गए वापस से, जहां पर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां से क्या करी लाइट रे, रिफ्लेक्ट होके वापस से कहां पर स्ट्राइक करी, आउटर सरफेस पे, और जैसा आउटर सरफेस पे आई वहां पर हुआ लाइट का डिस्पर्जन, विबग्योर। ठीक है, तो यहां से फॉर्म हुआ आपको रेनबो। समझ में आया ये आंसर। उसके बाद यहां पर दो तरीके के आपको रेनबो फॉर्म होते, एक है प्राइमरी रेनबो और एक है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी कब होता है, जब 3 स्टेप रहेंगे आपके पास, जहां पर 2 रिफ्रैक्शन होते, डिस्पर्जन भी रिफ्रैक्शन में काउंट होता, रिफ्रैक्शन 2 है, रिफ्लेक्शन 1 है, तो वो प्राइमरी रेनबो है। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन भी 2 है एंड रिफ्लेक्शन भी 2 है, तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में रेड कलर एट द टॉप रहता, वायलेट कलर एट द बॉटम रहता, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता, वायलेट कलर एट द टॉप एंड रेड कलर एट द बॉटम मिलेगा। क्लियर है ये, आप बस इसको अच्छे से फ्रेम करके लिख देना आंसर, दैट्स इट। डायग्राम उतारे, ठीक नहीं उतारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतारे तो टफ डायग्राम है नहीं। ये पहला रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ये रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ये डिस्पर्जन हुआ। अगर हम सेकेंडरी रेनबो की बात करेंगे तो यहां से क्या होता, बस और एक बार रिफ्लेक्ट होता, उन्हें यहां से रिफ्रैक्ट होता, फिर जाके। समझ में आया ये, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड देन डिस्पर्जन, ये सेकेंडरी रेनबो था। जब 4 स्टेप का प्रोसेस, 3 स्टेप के प्रोसेस के लिए आप बोलेंगे इसको प्राइमरी रेनबो। समझ में आया ये आंसर। और एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द सेटिंग सन अपीयर्स रेड, इंपॉर्टेंट है, तो एक नजर देख लो उसको, उतना टफ है भी नहीं वो। होता क्या, ये सपोज करो ये अर्थ है और अर्थ के सबसे ऊपर आता सन, ये पोजीशन को हम बोलते हैं ओवरहेड पोजीशन। क्या बोलेंगे,
और यहां पर जो पोजीशन होती है इसको बोल देंगे हॉरिजन। ठीक है, तो अब होता क्या, उन्हें बोला कि जो डूबता हुआ सूरज है वो हमेशा लाल कहीं को दिखता अपने, व्हाई डज द सेटिंग सन अपीयर रेड। तो उसके लिए आपको वापस से जाना पड़ता वेबग्योर पे। वेबग्योर में सबसे कम वेवलेंथ होता वायलेट की और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती रेड कलर की। वायलेट इंडिगो तो छोड़ दो, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड पे आ जाओ, वायलेट इंडिगो बहुत ज्यादा कम रहती वेवलेंथ। तो यहां पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं आप, रेले स्कैटरिंग। जहां पे होता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, कितनी ताकत से आ रही स्कैटर्ड लाइट। स्कैटरिंग किसको बोलते हैं, फटने को बोलते हैं लाइट के। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4 बोलते हैं। फ्रॉम रेले स्कैटरिंग, फॉर्मूला जरूरी है मेंशन का, ऐसे मैं ही बता रहा हूं। फ्रॉम रेले स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्स, इनवर्स मतलब डिनोमिनेटर में आता, जितनी वेवलेंथ कम उतनी स्कैटर होती लाइट, और जितनी वेवलेंथ ज्यादा उतनी कम स्कैटर होती है। कम स्कैटरिंग मतलब ज्यादा फटती नहीं, अगर ज्यादा फटी नहीं तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती। अब देखो यहां से आ रही कम वेवलेंथ तो यहीं फट जाती, आगे तक भी नहीं पहुंचती। अगर उसको फटना नहीं है, लाइट को कंप्लीटली पूरा अपने को पहुंचना है, तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होना पड़ता है, जो कि सिर्फ लाल के पास है। क्योंकि जब आप हॉरिजन और ओवरहेड देखेंगे, ओवरहेड पोजीशन थोड़ा नजदीक रहती है अर्थ पे, लेकिन हॉरिजन बहुत ज्यादा दूर रहता है अर्थ से, जो पोजीशन पे सन सेट होता या सन राइज होता। तो इसलिए अगर यहां से लाइट को अर्थ का रिसीव होना है तो उसके लिए उसको वेवलेंथ ज्यादा होना पड़ता, क्योंकि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो कम फटती लाइट। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वही पहुंचने वाली है अर्थ तक। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि द सेटिंग सन अपीयर्स रेड ड्यू टू द रेले स्कैटरिंग इक्वेशन, because red color has more wavelength compared to violet, indigo, blue, green, yellow, orange. That's why the setting sun appears red बोल के हम लिखेंगे आंसर। समझ में आया आंसर? सो नेक्स्ट हम फोर्थ यूनिट पे आएंगे। फोर्थ यूनिट पे आने से पहले थर्ड यूनिट का सिर्फ एक आंसर देख लो, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। बस बोल देता हूं मैं, खाली आप लोग सुन लो। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, डिफरेंस बिटवीन रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट बोलता हूं। डॉपलर इफेक्ट हम साउंड में पढ़े हुए ऑलरेडी। क्या था डॉपलर इफेक्ट, अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी था। कई के वास्ते था रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर की बात करें तो यहां पर हम खाली बस साउंड हटा के लाइट लगा देंगे। लिखो आंसर में, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन, किसके बीच में, सोर्स के बीच में रह सकता, ऑब्जर्वर के बीच में रह सकता। so when there is a relative motion between source of light and observer, the apparent change in frequency of light is called as doppler effect। समझ में आया? यहां पर भी अपैरेंट चेंज को ही हम डॉपलर इफेक्ट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। फर्क इतना है, वहां पे सोर्स ऑफ साउंड था, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है। क्लियर है आंसर ये? उसके बाद एक फॉर्मूला लिख देंगे आप लोग, जो आप लोगों ने बुक्स में लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के बारे में बताना है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हुई, क्या हुई, इफ द वेवलेंथ इज इंक्रीज ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। ठीक है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही बिकॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट तो उसको बोलेंगे रेड शिफ्ट। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुई ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट तब उसको हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। समझ में आया ये आंसर? इफ वेवलेंथ इज इंक्रीज ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट देन इट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। ये कब होता, जब सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जर्वर के दूर जा रहा, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो आता रेड शिफ्ट में। और अगर सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जर्वर के करीब आ रहा, मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो वो होता ब्लू शिफ्ट। आ गया समझ में आंसर? रेड शिफ्ट अगर इंक्रीज वेवलेंथ इंक्रीज हुई ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट उसको बोलेंगे रेड शिफ्ट। वो कब होता, जब ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जर्वर से दूर जा रहा। ब्लू शिफ्ट कब होता है, जब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही बिकॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट, इसको बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। वो कब होने वाला है, जब सोर्स करीब आ रहा ऑब्जर्वर के। ओके, तो अब आ जाएंगे फोर्थ यूनिट पे। ज्यादातर ये आंसर पे फोकस करो। और एक क्वेश्चन है देखो, does the principle of conservation of energy holds good for interference and diffraction phenomena? आप आंसर लिखेंगे यस। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, of energy holds good for the diffraction and interference phenomena। उसके आंसर एक आगे पॉइंट होगा वो देख लो, बट अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो यस लिख के क्वेश्चन कॉपी करो, एटलीस्ट 2 मार्क तो मिल जाते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम फोर्थ यूनिट पे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। वहां से आपको एक इंपॉर्टेंट आंसर पढ़ना है, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। बड़ा इजी आंसर है। सो यहां पर देखो,
कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ में कूलम्ब्स बोला क्या है यहाँ पर, अगर दो चार्जेस आप कंसिडर करें Q1 एंड Q2 और दोनों सेपरेटेड है डिस्टेंस r से, if Q1 and Q2 are two charges separated by a distance r, then the force of attraction or repulsion, दोनों चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स हो सकती है, either it can be a force of attraction or it can be a repulsion. सेम चार्जेस है तो रिपल हो जाते, ऑपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट हो जाते. तो इन्हें बोला कि जो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको बोला उन्हें, दोनों के चार्जेस जो भी है उन दोनों का प्रोडक्ट को, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. इनवर्सली मतलब डिनोमिनेटर में आता, और किसको इनवर्सली बोला, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को, मतलब आर स्क्वायर. कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ समझ में आया. तो क्या लिखेंगे अपन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ये सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे आप स्टेट में, जब आप एक्सप्लेन करेंगे ना तो एक्सप्लेनेशन में सब आना है. Consider two charges Q1 and Q2 separated by a distance r. Let us say F be the force of attraction or repulsion between them. Then according to Coulomb's law, आप लिखेंगे ये पहला पॉइंट, फिर आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट, देन आप लिखेंगे combining these two equations we will get F directly proportional. ऊपर है Q1 Q2 और डिनोमिनेटर में है r स्क्वायर, और अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा रहे हैं, हटा के यहाँ पर k लगा देना, या k हटा के डायरेक्ट आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ये होता फोर्स का फॉर्मूला फ्रॉम कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे. ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. क्लियर है आंसर ये. अगर आप आंसर को थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर बीच में दोनों चार्जेस के कोई मीडियम है ही नहीं, इफ इट इज अ वैक्यूम, देन आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली. एप्सिलॉन नॉट कब आता, जब आपका ने कोई भी एक मीडियम है. क्लियर है. देन इसका एक आंसर है, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है निकालो बोला. तो फर्स्ट थिंग आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है क्या, वो भी एक सेपरेट क्वेश्चन है, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर किसी को करना है तो कर ले सकते. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला. तो ने पूछा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या, पहले इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, दोनों की वैल्यू सेम रहती, खाली इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज लेते हैं. टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, लेट अस से इट इज Q1 एंड Q2, या बोलो प्लस Q माइनस Q. सेम चार्जेस है, बस साइन ऑपोजिट है. ये डाइपोल में आप क्या करेंगे, इसको सेंटर से अलग करेंगे. यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, और पॉइंट O से आप सारे कैलकुलेशन देखेंगे, नॉट फ्रॉम प्लस Q, नॉट फ्रॉम माइनस Q. कहां से देखना है आपको, सेंटर से. तो अब उन्हें बोला ये जो डाइपोल है, डाइपोल की जो एक्सिस है एक्सियल लाइन, उसके ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मालूम करो बोला. सो लेट अस से कि यहां पर आप कहीं पॉइंट लिए और यहां पर आपको कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, वहां पर आप प्लेस करते टेस्ट चार्ज. क्या प्लेस करेंगे, टेस्ट चार्ज विच इज Q नॉट का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती, बट उसका नेचर पॉजिटिव रहता, इसलिए उसको बोलते हैं यूनी पॉजिटिव चार्ज. क्या बोलेंगे. अब ये पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी, मतलब प्लस Q की वजह से कितनी इंटेंसिटी आई, माइनस Q की वजह से कितनी इंटेंसिटी आई, वो देखेंगे. अब ये पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे लिए, कहां से देखेंगे हम, सेंटर से देखेंगे. तो क्या डिस्टेंस बोले हम इसका, r. ठीक है. अब यहां पर क्या करना है, पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, कंसिडर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a. ओके. उसके बाद में इसमें एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं. वो क्या होता है मालूम, इनका जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए तो आपको मिल जाता है डाइपोल मोमेंट. ये सेकंड पॉइंट लिख देना. थर्ड पॉइंट में कंसीडर a point P on the axial line of dipole and let us place a test charge on it at a distance of r from dipole. लिख दिए. उसके बाद में क्या करेंगे,
इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। चलो मान लो कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो प्लस क्यू के लिए इंटेंसिटी क्या आती? 1 आती। हम तो बोले कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 1/4πε0 इंटू क्यू, जो कि मैग्नीट्यूड है चार्ज का, आर स्क्वायर। अब आता मसला असल डिस्टेंस का। अब देखो यहां पर, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? आर है, लेकिन मेरे को यहां पर नहीं आना, मेरा पॉइंट यहां पर है अभी के लिए। तो आर में और क्या ऐड करना पड़ता है मेरे को? प्लस है। तो इसलिए हम लिखेंगे आर प्लस ए होल स्क्वायर। खाली आर स्क्वायर तो आर के लिए, बट अपन पॉइंट यहां पर है और चार्ज यहां पर है, तो वहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना होता? आर प्लस ए होता। इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस E2 इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज तो वही है, लेकिन माइनस क्यू यहां पर है। देखो, तो यहां से मेरे को यहां आने की वैल्यू एग्जैक्ट तो है नहीं, लेकिन टोटल आर है। आर में से अगर मैं इतना वैल्यू निकाल दिया, यानी ए निकाला, तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल जाता। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर माइनस ए होल स्क्वायर। क्या क्लियर है अभी तक? अब मेरे को बोलो, क्या यहाँ पर E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? 1 है ये वाला चार्ज, 2 है ये वाला चार्ज, कौन बड़ा होता? E2 बड़ा होता। वाई E2? क्योंकि सबसे करीब ये पॉइंट के कौन सा चार्ज है? सेकंड वाला पॉइंट है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है इस पे ज्यादा होती कंपेयर टू जो दूर बैठा हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता बोला मैं? पॉजिटिव होता। और ये सेकंड पॉइंट पे जो चार्ज है क्या है? वो नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं या रिपल होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कुछ ये तरफ मिलेंगे अब, राइट? अब ये जो चार्ज है प्लस है और टेस्ट चार्ज का नेचर भी पॉजिटिव है, तो इन्हें और इन्हें अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपल हो रहे हैं? रिपल हो रहे हैं। मतलब यहाँ है, बोलते हैं ना दूर भागता उससे, तो उसको हम कहीं यहाँ पर डालेंगे। अब हो रहा क्या देखो, E2 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए मैं क्या करा, एरो को थोड़ा ज्यादा बढ़ा लेता रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब मेरे को कैलकुलेट करना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला बनने वाला है E2 माइनस E1। ये कैसा आ रहा मालूम? अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड करना रहता, ऑपोजिट में तो दोनों को सबट्रैक्ट करना रहता। तो इसलिए देखो, इन्हें ये डायरेक्शन में जा रहा है, इन्हें ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों को ऑब्वियसली सबट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सबट्रैक्ट करते वक्त जो बड़ा है वो पहले आना, जो छोटा है वो बाद में आना। क्लियर है? अब E2 की वैल्यू कितनी है? देखो मेरे पास 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है? अब यहां से Q कॉमन आ रहा, 1/4πε0 कॉमन आ रहा। अगर हम बाहर निकाले Q/4πε0, तो बचता है यहाँ पे 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। यहां तक स्टेप क्लियर है भैया? देन Q/4πε0 एलसीएम निकालो, r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज 4ab। तो q बाई 4πε0 ये हो गया 4ab। और यहां पर हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही लिखेंगे पावर 2। अब यहां से ए स्क्वायर गायब हो गया, राइट? अब ये इसलिए गायब होता क्योंकि जो आर की वैल्यू है ये अराउंड सेंटीमीटर्स में रहती, और ये जो डाइपोल की वैल्यू होती है ना, वो माइक्रोमीटर्स में रहती, मतलब बहुत कम छोटी वैल्यू। सपोज करो इसका आंसर 1 लाख है, तो उन्हें एक ही है सिर्फ, तो 1 लाख में से एक गया तो बचा कितना अप्रोक्सीमेटली? फिर 1 लाख ही बचाओ। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत बड़ी है ए से, हम एक गायब भी कर दे रहे हैं। आर माइनस 0 क्या बनता? आर बनता। ये 2 का कितना हो गया अभी? अब देखो, ये पावर का ऊपर का आर, और यहाँ 4 में से गया तो कितना बचा? 3। 1/4πε0 q as it is 4a can be written as 2a into 2, राइट? 2 टू द 4 होता, डिवाइडेड बाय क्या बचा यहाँ पे? आर क्यूब बचा। देन 1/4πε0 into what is 2a into q? इट इज डाइपोल मोमेंट, तो बचा 2 और डाइपोल मोमेंट का p बाई आर क्यूब। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया ये आंसर? इसके जैसा एक और एक है इक्वेटोरियल लाइन, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलेशन में आता है। अगर देखना चाहें तो देख लो, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट है नहीं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कपल एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलता हूं। ये कोविड के बाद सबसे फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, तो जितने बार भी आया फिर से आ सकता बोल के उम्मीद में रहो इसके ऊपर। तो यहां पर देखो ये 5th यूनिट का ही है जो अपन क्वेश्चंस करे, कोलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, एक्सियल लाइन का, कपल का, और इसके बाद आप लोग एक इंपॉर्टेंट इससे क्यों है वो है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसके इंपॉर्टेंस बताना। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट्स याद रख लेना और उसके 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंस के वो याद रख लेना। बहुत छोटा आंसर, थ्योरेटिकल आंसर है और कंपलसरी पढ़ना है गॉस लॉ आप लोग। तो कपल के लिए क्या करते देखो, आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करो पहले। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हर जगह सेम रहना। अब क्या कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस कर रहे हैं एक डाइपोल। क्या प्लेस करेंगे, डाइपोल। सपोज करो ये डाइपोल यहां पर है, उसका सेंटर, तो यहां पर एक लाइन, यहां पर एक लाइन, ये थोड़ा आगे पीछे अपना इक्वल डिस्टेंस पे उतारना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहां पर आता आपका प्लस चार्ज और यहां पर आता आपका माइनस चार्ज। यहां से यहां तक डिस्टेंस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस इसका ए है। अपन डाइपोल को ऐसा टेढ़ा ही क्यों रखें। कभी एक चीज नोटिस करो, इंस्टाग्राम पे कई रीलों में देखे होंगे आप लोग, 2 मैग्नेट्स रखे आप, एक मैग्नेट एक जो भी अपना रॉड या कोई रहता इधर खींचता और एक मैग्नेट इसकी तरफ खींचता, तो इन्हें क्या रहता वहां पर स्टेबल रहती जगह पे ठहरी, हेल्थी नहीं करते नहीं। लेकिन उसको जरा भी आप अगर मोशन में ले लेके मतलब थोड़ा क्रॉस करे तो ठहरी जगह पे रोटेशन शुरू हो जाता उसका। वाई? अब देखो इसको फोर्स कैसा कर रही, इसको ये साइड खींच रही, इसको फोर्स कहां पे खींच रही, यहां पर खींच रही, तो इन्हें फिर तो ऊपर और यहाँ पे जो फोर्स खींच रही उससे नहीं आता नीचे। तो ऐसे ही पूरा रोटेशन चलते रहता और जहां पर रोटेशन है वहीं पर आपको मिलने वाला है टॉर्क। टॉर्क यानी कपल। तो ठीक है, इसलिए हम इसको क्रॉस रख रहे हैं ना कि स्ट्रेट रख रहे हैं। तो यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रही वो प्लस एफ होती और यहां पर जो फोर्स एक्ट करती वो माइनस एफ। ठीक है, अब यहां पर क्या होने वाला है, ये डिस्टेंस ए है, सपोज करो ये एंगल कितना बोले हम, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, एक एंगल पे रखे अपने इसको। अब इसमें ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? ये साइड कितनी है, देखो इसकी साइड है ए और इन्हें टीटा बना रहा नीचे वाले पार्ट के साथ। तो हम बोलते हैं फिजिक्स में जो भी टर्म अगर टीटा बनाया इसके साथ उसको बोलते हैं कॉस, और जिसके साथ नहीं बनाया उसको क्या बोलते हैं, साइन। तो अगर ये कॉस है तो ये कितना हो गया, मतलब यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस कितना हुआ, ए साइन थीटा, और यहां से भी डिस्टेंस क्या होता है इसका भी बराबर। अब क्या बोलेंगे हम, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, द डाइपोल इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a और उसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला डाल देना, P = Q × 2a। अब ये फोर्स जो एक्ट कर रही है डाइपोल पे, दोनों फोर्सेस में फोर्स का एक फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक्चुअल में फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज। तो Q को अगर हम इधर लेके गए तो EQ बन जाता है। तो फोर्स ऑन ईच चार्ज इज EQ, यहां पर भी कितना है, EQ। क्लियर है ये पॉइंट? अब क्या करते हैं, ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है ना, यही फॉर्म करने वाले आपको कपल, क्योंकि ये प्लस फोर्स ऐसा खींचती, माइनस फोर्स ऊपर लेके जाती, तो वहीं से फॉर्म होने वाला है आपको कपल। अब कपल के लिए आप फॉर्मूला निकालेंगे टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है फॉर्मूला, फोर्स तो हम लिख लेंगे F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए जो टाउ आया टाउ 1 है, इसके लिए जो टाउ आया वो टाउ 2 है। टाउ सिंबल का नाम है, टॉर्क को बोलते हैं। तो यहां पर भी F है, यहां पर भी ए साइन थीटा है, ये भी F है और ये भी ए साइन थीटा है। क्या दोनों टॉर्क इक्वल हो गए? तो टोटल टॉर्क विल बी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 का आंसर FA साइन थीटा और टॉर्क 2 का आंसर भी FA। दोनों को अगर ऐड करें तो बना नाउ व्हाट इज F, इट इज EQ, राइट? ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटू ए साइन थीटा होता है। अब आप क्या करो, 2 इंटू ए एक जगह लिखो, फिर इंटू क्यू एक जगह लिखो और ई साइन थीटा बाहर ही रहने दो। ये 2a इंटू क्यू क्या बन जाता, ये बन जाता डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इंटू साथ में क्या है, ये आ गया नॉर्मल वाला आंसर, यानी पीई साइन थीटा बोल दो इसको आप। ये आ गया टॉर्क यानी कपल एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉर्मल फॉर्म होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म का सिंपल फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी अगर आप हटा रहे हैं तो उसको लिखना पड़ता है आपको ए बी साइन थीटा।
और अगर डॉट प्रोडक्ट हटा रहे हैं तो उसको लिखते हैं हम ए बी कॉस थीटा। तो अगर ये साइन थीटा को हटाना है तो क्या कर देंगे अपन, क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो लिखना इन वेक्टर फॉर्म, बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम एरो डाल के रिप्रेजेंट करते, तो वो हो जाता P क्रॉस प्रोडक्ट E। लेकिन ऐसा बताने में थोड़ा गलती हो सकती, इसलिए P के ऊपर एक एरो रखो, E के ऊपर एक एरो रखो, तो वहां से बताता है कि वेक्टर फॉर्म आ गया। समझ में आ गया आंसर। तो चैप्टर नंबर 5 यहां से मिलेगा आप लोगों को एक एसएक्यू। यहां पर ऑलमोस्ट देखो लास्ट ईयर तो बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पूछा था उन्हें, लेकिन ये टाइम नहीं आ सकता, यू नेवर नो, आ गया तो आ भी जाता आप लोगों के पेपरों के देख के। तो बट हम इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अब यहां पर देखो, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब उन्हें क्वेश्चन में देखो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बोलता, या फिर एक्सप्लेन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बोल के बोलता। तो अब बोलो आप, कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्ट होना है तो कंडीशन क्या है। तो आप एक चीज ये दिमाग में रखेंगे, अगर कैपेसिटर सीरीज में रहना है तो सबके ऊपर चार्ज मस्ट बी सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस शुड वेरी। The number of condensers या बोलो capacitors are connected in such a way that the charge on each of the capacitor is same and potential difference varies. Then the capacitors are said to be connected in series combination. Let us say तीन capacitors C1, C2, C3 are the three capacitors and V1, V2, V3 be the potential difference across each capacitor. Then Q be the total charge on capacitors. अब C का एक फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू बनता Q बाई V। क्या है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू C बाई V। नहीं, क्या है इसका फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR होता, तो I बाई C इज इक्वल टू V, C इज इक्वल टू बराबर ही लिखा था। खैर C इज इक्वल टू फॉर्मूला है Q बाई V। ओके, अब यहां से अगर मैं देखा Q का फॉर्मूला क्या बन जाता, CV, और अगर मैं V का फॉर्मूला बना रहा हूं, V को इधर लेके जाओ तो Q बाई C बन जाता है फॉर्मूला। ये अलग अलग टाइप ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं आप। अब आपको रिलेटेड होना कौन सा है, देखो यहां पर आप बात कर रहे हैं वोल्टेज चेंज की, तो अगर हम वोल्टेज अक्रॉस C1 क्या है, V1 है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता, Q बाई C1 बनता। इन्हें इधर आया, इन्हें इधर आ गया। अगर वही अक्रॉस C2 देखा मैं तो V2 होता, विच इज Q बाई, और अगर मैं V3 के लिए देखा तो क्या बनता, Q बाई। अच्छा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। V की वैल्यू कितनी है, Q बाई C है, इसकी Q बाई C1 है, इसकी Q बाई C2 है, और इसकी Q बाई, क्या सब में Q कॉमन है, तो ये बना 1 बाई C1, 1 बाई C2 एंड 1 बाई C3। दिस कैंसल दिस Q एंड Q, तो आंसर है 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसका सर्किट डायग्राम 100% आपको उतारना है, बस सीरीज में याद रखना कैपेसिटर हो तो देखो दोनों भी सेम इक्वल लाइन होते हैं, जरा भी ऊपर नीचे हो तो बैटरी बन जाती है। पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, तीनों को कनेक्ट करें यहाँ पर, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यहाँ से जो चार्ज आ रहा हो प्लस Q और वो जा रहा माइनस Q। क्लियर है। अब यहाँ पर पहले के पास है V1 वोल्टेज, दूसरे के पास है V2, तीसरे के पास है V3। ये सर्किट डायग्राम आप कंपलसरी प्रैक्टिस करके रहना। अगर बाई चांस आपको पूछ दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो पैरेलल के लिए याद रख लो, यहां पर आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एंड चार्जेस वेरी। द नंबर ऑफ कंडेंसर्स आर कनेक्टेड are considered to be said in parallel combination when the potential difference on each capacitor is same and the charge varies। तो अब आप बोल रहे हैं कि C1, C2, C3 are the three capacitors
connected in parallel and the charges are q1 q2 q3 respectively. Let v be the total potential difference. Clear? अब चार्ज अगर निकालना है मेरे को यही फॉर्मूले से, तो q इज इक्वल टू क्या बनता, cv बनता। अगर मैं कैपेसिटर C1 के ऊपर का चार्ज देख रहा हूं तो वो होता Q1 विच इज इक्वल टू C1V। अगर मैं कैपेसिटर 2 की बात करा तो चार्ज होता Q2 जिसका आंसर होता C2V। कैपेसिटर C3 की बात करें तो Q3 इज इक्वल टू C3V। टोटल चार्ज क्या होता, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का आंसर है CV, इसका आंसर C1V, इसका आंसर C2V, इसका आंसर C3V। सब में V कॉमन है तो बचा C1 प्लस C2 प्लस और यहां पर है CV। दिस V एंड V गेट कैंसल, तो टोटल कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका डायग्राम आप कैसा उतारेंगे, फ्लोर्स में उतारेंगे। एक कैपेसिटर ऊपर, एक कैपेसिटर बीच में और एक कैपेसिटर नीचे। यहां पर आया चार्ज Q1, यहां पर गया चार्ज Q2, यहां पर गया चार्ज Q3, C1 C2 एंड C3। क्लियर है? ये डायग्राम उतारना है, ये कैलकुलेशन है। डिस्क्रिप्शन जैसा मैं बोला आप लोगों को ऐसा लिख देना है उनसे, जो आप कर सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक आने वाला है, बट आगे फिर कैपेसिटेंस ही देखेंगे पैरेलल। ओके, तो यही यूनिट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पर आप दो प्लेट्स कंसिडर करो, ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंसिडर करो आप d। एक प्लेट जहां पर पॉजिटिव चार्जेस है पूरे, और एक प्लेट जहां पर पूरे नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, अब यहां पर ये जो दोनों प्लेट्स आप कंसिडर कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट इन्फिनाइट प्लेट्स कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? अब इन्फिनाइट प्लेट का मतलब ये होता कि इन्फिनिटी तक लेंथ जा रही है उसकी। इन्फिनाइट का मतलब ये होता जैसा अगर दो दीवार के बीच में एक चिमटी को रखे तो उन्हें जहां तक देखिए उसको प्लेट ही दिखते रहती हो। तो मतलब ये है उसका कि ये प्लेट्स को इतना क्लोज रखते हैं आपके, वो इन्फिनाइट प्लेट्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो आप खैर उतना छोड़ो अभी, ये डिस्टेंस मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत कम रहता इन्फिनाइट प्लेट्स दिखने के लिए। और इन्फिनाइट प्लेट के लिए सरफेस, इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। पूरे एरिया पे चार्ज आप ले सकते हैं, आप इसको भी एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज वाला लेना है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती कहां से होती, टुवर्ड्स नेगेटिव होती। कहां पर होती? अब ये पहली प्लेट जो भी है प्लस चार्ज वाली, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी तरफ रहेंगी, टुवर्ड्स नेगेटिव रहेंगे। तो मतलब E1 का डायरेक्शन नीचे रहता आपको। अब ये जो नेगेटिव प्लेट की तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहां रहती, वो भी टुवर्ड्स नेगेटिव है, मतलब वो भी नीचे की तरफ ही रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला दे रहा हूं E1 का, E का, तो वो क्या होता है E1 प्लस, बिकॉज सेम डायरेक्शन वी एड, ऑपोजिट डायरेक्शन रहा सब्ट्रैक्ट कर दे। अभी दोनों भी E1 E2 दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हुई, E1 प्लस E2। अच्छा, निकाल रहे हैं क्यों अपन, कैपेसिटेंस निकालो बोला उन्हें, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q बाई V होता, लेकिन क्या V है अपने पास, V नहीं, तो V का फॉर्मूला होता इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्या E है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 प्लस E2 निकाल रहे हैं अपन। D तो हो गया आपका डिफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब यहां पर देखो E1 का फॉर्मूला क्या होता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे हम, फॉर इन्फिनाइट प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और सिग्मा क्या होने वाला है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो अब देखो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हुआ, बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 और 2 काट दो तो बचा क्या, सिग्मा बाई, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, Q बाई ए, और नीचे कौन बैठा हुआ है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया अपने को,
ये लेके जाओ पोटेंशियल डिफरेंस में डालो, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। ई का आंसर कितना आया, Q बाई इंटू, देन फाइनली C इज इक्वल टू फॉर्मूला है Q बाई V। Q बाई V की वैल्यू कितनी है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। ये Q और Q काट दो, A एप्सिलॉन नॉट सबसे ऊपर आ गया, तो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A एप्सिलॉन नॉट बाई। समझ में आया ये, बस इतना ही आंसर है। तो चैप्टर नंबर 7 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें से पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ। यहां से एक क्वेश्चन उन्हें 2 साल से पूछ रहा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, बट वो शायद नहीं आएगा ऐसा। तो अभी देखो बायोट-सावर्ट लॉ में एक एक्सपेरिमेंट हुआ ऑयस्टेड का। उन्हें बोला कि अगर हम एक वायर में करंट पास करें तो उसके अतराफ में प्रोड्यूस होती है इसके मैग्नेटिक फील्ड बोला था। तो बस बायोट-सावर्ट लॉ का एक एक्सटेंशन लेके आया। एक वेरी लॉन्ग वायर है, इसमें आप क्या करें, करंट पास करें आई, ठीक है, और जैसा करंट पास करे इसके अतराफ प्रोड्यूस होगा एक मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट, वहां पर कैलकुलेट करें उसकी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करें डीबी से। क्या डिस्टेंस पे है ये, वो हम बोल रहे हैं आर डिस्टेंस पे, और एंगल कितना बना उसका, थीटा, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, ये पूरी नहीं बल्कि छोटी सी लेंथ के लिए कैलकुलेट करें। अगर टोटल लेंथ एल है तो छोटी सी लेंथ कितनी होगा इसके, डीएल, डिफरेंशियल पार्ट। तो आप क्या करें, यहाँ पर ये करंट तो आई यहाँ लिख देंगे, जो छोटा सा पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, डीएल। तो बायोट-सावर्ट लॉ में बोला क्या उन्हें, जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का यानी डीबी, स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं आपको, ये कैलकुलेशन अपन नेक्स्ट में लिखना है, एक्सप्लेनेशन में लिखना। तो उन्हें बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसको किसको डायरेक्टली है, पहले तो लेंथ ऑफ एन एलिमेंट, छोटी लेंथ है तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड, बड़ी लेंथ है तो क्या होती, बड़ी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और क्या बोला उन्हें, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर करंट 10 एम्पियर है तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड है, अगर 100 एम्पियर कर दे तो उसके हिसाब से बढ़ जाती मैग्नेटिक फील्ड। और क्या बोला उन्हें, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कौन सा एंगल, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस वाला, राइट। साइन ऑफ एंगल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड तीसरा चौथा आता है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस दूर जाते गया उसकी उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होते रहते। क्या लिखेंगे हम, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एन एलिमेंट, करंट इन द वायर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। नॉट ओनली डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ एल, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू डीएल विल बी डीबी which is separated by a distance of r. Let theta be the angle between them. Then according to Biot-Savart law, dB is directly proportional to dl, dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to sin theta, and dB is inversely proportional to square of distance between them. 1 2 3 4, combining all the 4 equations we will get dB directly proportional to dl into I इंटू साइन टीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हट के आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट के ले सकते हैं आप, या के को हटा के डायरेक्टली म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन टीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये होता बायोट-सावर्ट लॉ का आंसर। जहां पर आप बोलेंगे म्यू नॉट होता परमिएबिलिटी, क्या बोलेंगे उसको हम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में परमिएबिलिटी, PERMEABILITY, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट आ गया तो लिखेंगे आप फ्री स्पेस। नेक्स्ट, ये तो टर्म्स लिख दिया आप ऑलरेडी, आई क्या है, डीएल क्या है, साइन थीटा क्या है। ओके, उसके बाद आता है ये क्वेश्चन पे, और म्यू नॉट पे 4 पाई की वैल्यू लिखना है तो लिख ले सकते हैं आप, 10⁻⁷ WB बाई मीटर एम्पियर। WB इज वेबर, जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स होते, वेबर बाई मीटर एम्पियर। अब यहां पर आ जो एक क्वेश्चन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साल के लिए आपको। अगर मैं ट्विस्ट करना चाह रहा पेपर में तो आपको ये प्रॉब्लम देता 4 मार्क के लिए। बायोट-सावर्ट लॉ तो कैसा भी समझो फिक्स हो गया आप लोगों को आंसर। अगर ये नहीं आ रहा, अगर ट्विस्ट करना चाह रहा तो प्रॉब्लम 100% देता आपको ने। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर पासेस थ्रू 2 वेरी लॉन्ग वायर्स बोला उन्हें। तो पहले वायर का करंट I1, दूसरे वायर का करंट I2। करंट है 10 एम्पियर दोनों में भी, राइट। 10 एम्पियर का करंट दोनों वायर्स में पास हो रहा बोला, हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड व्हिच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बोला। तो क्या हम d की वैल्यू 1 मीटर लिख सकते हैं यहाँ पर?
आपको क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम बोला, तो आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, फोर्स बाय लेंथ इज इक्वल टू, फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई R। फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई R। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई, कितनी है वो 10 पावर माइनस 7, लेकिन अगर 4 को मैं लेगा 2 इंटू 2 पाई तो ये जो 2 बचा है पर आके मल्टीप्लाई होता, तो अपन क्या करेंगे, म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 WB वेबर बाई मीटर एम्पियर। ये 2 अगर यहां से यहां पर है तो 2 टू द 4 पाई हो गया, जिसका आंसर मेरे को बर्ट-सवर्ट लॉ से मिला था कांस्टेंट का। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू I1 कितना है, I2 कितना है, बाई R कितना है, 10 इंटू 10 कितना हो, 10 स्क्वायर होता, बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, इन दोनों का मिला के 2, इसका माइनस 7, 2 माइनस 7 कितना होता, तो क्या आंसर बन गया 2 इंटू 10 पावर माइनस 5। यहां तक क्लियर है। फोर्स के यूनिट क्या होते, न्यूटन, लेंथ के यूनिट क्या होते, मीटर्स, तो आंसर क्या है इसका 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 2 इंटू 10 पावर 5 माइनस 5 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है आंसर, ये ज्यादातर ये दोनों पढ़ेंगे, अगर एक्स्ट्रा में यूनिट से पढ़ना चाह रहे हैं कोई तो स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे आप लोग, और हुआ तो और अच्छे से पढ़ना है तो कंपोनेंट्स ऑफ साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 9 से आप लोग पढ़ेंगे एडी करंट्स एंड एडवांटेजेस उसके जो भी है, उसके साथ ये दो प्रॉब्लम पढ़ेंगे, एक है सेल्फ इंडक्टेंस का और एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। दोनों ही बहुत आसान प्रॉब्लम्स है। जैसा क्वेश्चन मैंने क्या दिया, देखो करंट इन सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर्स टू 0 एम्पियर्स इन 0.1 सेकेंड बोल रहा हूं। तो फर्स्ट करंट क्या लिखेंगे हम, I1 है 5 और I2 है 0 एम्पियर, और दोनों का जो चेंज होता, चेंज इन करंट, वो लिखेंगे हम DI। जो करंट बढ़ा है उसको पहले लिखो, तो I1 माइनस I2 होता, I1 की वैल्यू 5 है, I2 की वैल्यू 0, तो चेंज इन करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। अच्छा, चेंज इन टाइम क्या दिया, इन 0.1 सेकेंड बोला उन्होंने, ठीक है। उसके बाद इफ एन एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट, तो E की वैल्यू आपको दिया उन्हें 200 वोल्ट्स। अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस बोला उन्हें या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला, तो फॉर्मूला है EMF का, EMF के 3-4 फॉर्मूले बनते। पहला आप लिखेंगे L इंटू डी आई बाई डी टी। म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू L, वेर L इज सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई बाई डी टी। आपको क्योंकि L निकालना है तो E इंटू ये डी टी डिविजन में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये डी आई आ गया नीचे, इज इक्वल टू क्या बन गया आपका L। तो L इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है 200, dt की वैल्यू कितनी है 0.1 एंड di की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। 200 इंटू 1 बाई 50 लिख सकते हैं इसको, डेसिमल के बाद का एक नंबर गया, नीचे 0 आ गया, दिस 0 एंड दिस 0 कैंसिल, 5 1 5 5 4 20, तो 4 1 तो सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस के यूनिट्स होते हैं हेनरी, जिसका हम यूनिट लिखते हैं कैपिटल H। समझ में आ गया आंसर, ही 4 मार्क का प्रॉब्लम। अब यहाँ पर a pair of adjacent coil has a mutual inductance of 1.5 Henry। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दे डाला आपको, which is M 1.5 Henry। If the current in the coil changes from 0 to 20 amperes, पहले करंट था उसका 0, फिर हो गया करंट उसका 20, तो अगर चेंज इन करंट निकाले हम तो वो कितना होता है 20 माइनस 0 विच इज अगेन 20 एम्पियर्स। इन कितना टाइम बोला उन्हें 0.5 सेकेंड्स, तो dt कितना हो गया, ओके। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, तो चेंज इन फ्लक्स बोले तो आपको मालूम करना है डी फाई की वैल्यू। तो इसके लिए दो फॉर्मूले देखेंगे हम, E का एक फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी, और एक E का फॉर्मूला होता है M डी आई बाई डी टी, ठीक है। एल डी आई बाई डी टी अगर सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल है तो एम डी आई बाई डी टी होता, और एक फॉर्मूला है फ्लक्स में डी फाई बाई डी टी। ये भी E है और ये भी E है, तो क्या फर्स्ट और सेकेंड को हम कंपेयर कर सकते हैं, विच मीन्स ये डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एम
into di by dt, cancel this dt and dt, then d phi is equals to m का आंसर कितना है 1.5 इंटू di कितना है अपने पास 20, तो 20 इंटू 1.5 कितना बनता, कितना बनता 20 इंटू 1.5, आंसर होता 30 d5 वेबर। क्लियर है ये पॉइंट क्यों आता है देखो 1.5 इंटू 20, 0 0, 2 5 10, 2 1 2 3, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो ये एक नंबर हट के क्या आता 30.0 आता। क्लियर है आंसर ये। तो चैप्टर नंबर 13 से एटम्स में से आप लोग 3 आंसर पढ़ेंगे। पहला लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड्स थ्योरी, लिमिटेशंस आप लोग पढ़े हुए ऑलमोस्ट, खाली हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करा, दूसरों का नहीं करा। फाइन स्पेक्ट्रल को सही से एक्सप्लेन नहीं करा दूसरों का, और जीवन एंड स्टार इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं करा। ठीक है, तो आप लोगों को पॉइंट्स पढ़े हुए अच्छे से देख लो। और उसके बाद आता डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट फर्ड। अगर फर्स्ट हायर ऑर्बिट से फर्स्ट पे जंप करा लाइमन, हायर ऑर्बिट से सेकंड पे जंप करा पैस्चन, लाइमन बाल्मर, फिर पैस्चन थर्ड पे जंप करा तो फोर्थ पे जंप करा ब्रैकेट, फिफ्थ पे जंप करा फंड सीरीज। उसके बाद में पहला था यूवी रीजन, दूसरा आता विजिबल रीजन, फिर लास्ट के 3 आते इंफ्रारेड रीजन। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। रुदरफोर्ड पहला आदमी जो एटम के बारे में खासतौर पर डिस्कस करा था। एटम के तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते सेम जैसा कि प्लैनेट्स के सन के तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया था उन्होंने 10⁻15 और रेडियस ऑफ एटम बताया था 10⁻10। और हर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसके ऊपर 2 तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक, सेंट्रीफ्यूगल एक। सेंट्रीपिटल जो दूर ढकलती है और सेंट्रीफ्यूगल जो उसकी तरफ खींचने वाली है। ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे अपने को, और उन्होंने बोला मोस्ट ऑफ द एटम एम्प्टी रहता बोल के बोला था। उसके बाद में ड्रॉबैक्स में आया था कोई भी चीज अगर रिवॉल्व कर रही तो एक टाइम पे इवेंचुअली उन्हें एनर्जी लूज करती और आगे कोलैप्स होती, बट ऐसा हुआ नहीं, तो ये चीज को एक्सप्लेन नहीं करा था उन्हें। और जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा उन्हें जो बोर्ड्स थ्योरी एक्सप्लेन करा वो रुदरफोर्ड नहीं कर सका था। ठीक है, तो ये यूनिट के 3 आंसर ये देख लो आप लोग। उससे हटके बाद आएंगे अपन रेक्टिफायर के ऊपर, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। यहां पर आप पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक। फर्स्ट थिंग, रेक्टिफायर होता है क्या? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस को बोलेंगे रेक्टिफायर। और ये जो भी प्रोसेस होता उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, या फिर डिस्क्राइब हाउ अ सेमीकंडक्टर डायोड इज यूज्ड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर से पहले अपन हाफ वेव देख लेंगे। दोनों का डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर है, अच्छे से देखो। डायग्राम कंपलसरी है आपको। आप पहले प्राइमरी और सेकेंडरी बना देंगे ये कॉइल्स है। दोनों के बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 लाइंस डालेंगे और उसको एक बॉक्स में कंसीडर कर लेंगे। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। क्लियर? अब प्राइमरी सर्किट में आप देते इनपुट सोर्स। अच्छा, इनपुट क्या देंगे हम? ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो इनपुट विल बी एसी और आउटपुट आपको निकलने वाला है डीसी। ये एसी सोर्स बताने का तरीका है। उसके बाद में सेकेंडरी में आप क्या करते, एक डायोड लगाते। डायोड क्या करता, करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता। ठीक है, क्या कनेक्ट करें हम यहाँ पर, एक डायोड कनेक्ट करें, और यहां पर आप लगा रहे हैं एक लोड रेसिस्टर। क्या लगा रहे हैं? आरएल, लोड रेसिस्टर। ये हो गया आपका आउटपुट। क्या बोले? लोड रेसिस्टर कुछ भी एक लोड रेसिस्टेंस दे रहे हैं आप, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, जो भी यहाँ पे लगा रहे हैं, वहां पर से आपको डीसी निकलने वाला, डायरेक्ट करंट बन के आता। डायोड क्या करता, डायरेक्ट करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता। राइट, तो अभी यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम हो गया क्लियर। अब सेम सर्किट डायग्राम हाफ वेव फुल वेव में उतारेंगे। सेम वैसे ही यहां पर इनपुट सोर्स दे देंगे, बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे क्लोज। यहां पर एक की बजाय 2 डायोड इस्तेमाल करेंगे, डायोड नंबर 1 एंड डायोड नंबर 2। अब यहां पर क्या हो रहा, वहां पर हम लोड रेसिस्टर डायरेक्टली यहाँ पे एंड पे कनेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली एंड पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि मालूम नहीं है कौन से डायोड से करंट आने वाला है।
इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लोड रेसिस्टर को जरा बाजू हटा के इसको लेके जाके कनेक्ट करते हैं हम अर्थिंग में। ये क्या हो गया, ये अर्थिंग। ये है आपका लोड रेसिस्टर जहां से आउटपुट निकलने वाला है डीसी के फॉर्म में। ये है आपका लोड रेसिस्टर। और यहाँ पर एक और चीज आपको करना है, ये जो वाइंडिंग्स है इसके ऊपर आपको सेंटर टैप की इस्तेमाल करना है। ये बस आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, ये जो अर्थिंग में वायर दिया है मैंने यहाँ पर, वो वायर को लेके जाके सेंटर टैप की वाइंडिंग पे पॉइंट आउट कर देने का। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पॉइंट आता है आपका सर्किट डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। इन प्राइमरी एन इनपुट एसी सोर्स इज कनेक्टेड एंड इन सेकेंडरी अ डायोड एंड लोड रेसिस्टर आर कनेक्टेड। लिख दिया इतना सा छोटा पॉइंट। यहाँ पर इन प्राइमरी एन इनपुट एसी सोर्स इज कनेक्टेड, 220 वोल्ट्स का लेते हैं यहाँ पर। Two diodes of D1 and D2 are connected to the load resistor through a center tap key in the secondary circuit. क्लियर है? आप बस नामा मेंशन करो, ऑर्डर कैसा लिखते हैं आपकी मर्जी हो। प्राइमरी में क्या दिया, हम सेकेंडरी में क्या करें, वो जरूरी है लिखना। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, इसकी वर्किंग। अब वेव में देखो, वेव में आता है एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल, राइट। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। और ये जो कनेक्शंस होते हैं ना डायोड के, वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक आता है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग होती क्या, फॉरवर्ड बायसिंग को हम बोलते हैं ट्रू कनेक्शंस, रिवर्स बायसिंग को हम बोलते हैं फॉल्स कनेक्शंस। मतलब बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव को कनेक्ट है, बैटरी का नेगेटिव डायोड के नेगेटिव को कनेक्टेड है, तो वो होता फॉरवर्ड बायस। और जो करंट का फ्लो है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही होता। अगर फॉरवर्ड बायस नहीं है डायोड तो करंट फ्लो होता भी नहीं। रिवर्स बायस करे तो क्या हो गया, फॉल्स कनेक्शन है। मतलब डायोड का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट होता और डायोड का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव को, जहां पर कोई करंट फ्लो होता नहीं। करंट कहां पर फ्लो होता है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में होता, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं वर्किंग में, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जो अपना डायोड डी है वो क्या बन जाता, फॉरवर्ड बायस हो जाता। ठीक है, और जो करंट है वो फ्लो होता थ्रू द लोड रेसिस्टर। During positive half cycle, diode becomes forward bias and current starts flowing to the load resistor. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव हाफ साइकिल में अब डायोड क्या बन जाने वाला है, रिवर्स बायस। तो क्या करंट फ्लो हो सकता, नो करंट फ्लोज थ्रू द लोड रेसिस्टर। उसके बाद लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे दिस फिनोमेना कंटिन्यूअस। उसके बाद यहां पर आप लिखते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये आपको याद करना है, वो है 0.406 इंटू RL बाई RF प्लस RL इंटू 100। ये कुछ भी करो और याद करो क्योंकि इसके ऊपर एक VSIQ भी है, राइट द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेक्टिफिकेशन इन हाफ वेव एंड फुल वेव बोलता है। तो मैक्सिमम कैसा निकालते हैं, ये 406 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट 40.6%। ठीक है, पहला पॉइंट डायग्राम डिस्क्रिप्शन, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव साइकिल के बारे में, तीसरा पॉइंट नेगेटिव साइकिल के बारे में, चौथा पॉइंट एफिशिएंसी के बारे में, पांचवा पॉइंट उसकी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेक्टिफिकेशन के बारे में। एक और एक वेव डायग्राम बनाते हैं हम। जैसा कि देखो ये आपकी वेव है, ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है, ये पॉजिटिव हाफ है और ये नेगेटिव हाफ है। अगर मैं इसका डायग्राम नीचे की तरफ मार्क कर रहा हूं तो देखो पॉजिटिव साइकिल जब थी तो क्या करंट फ्लो हुआ रेसिस्टर में, मतलब आउटपुट निकला अपने को, तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बना देंगे। लेकिन क्या नेगेटिव साइकिल में करंट फ्लो हुआ, नहीं, रिवर्स बायस होने से करंट फ्लो नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे फ्लैट लाइन रहती। फिर पॉजिटिव जब आया अपन फिर करंट फ्लो हुआ, और जब फिर नेगेटिव हुई तो करंट क्या हुआ, फिर रुक गया। तो यहाँ क्या बता रहा है कि करंट डिसकंटिन्यूअस है। क्या है करंट, और एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही रेक्टिफाई हो रही, नेगेटिव साइकिल रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा। समझ में आया, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आप और दो पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आ जाएंगे ये आंसर पे। पहला पॉइंट आपका डायग्राम डिस्क्रिप्शन, सेकंड पॉइंट पॉजिटिव साइकिल के टाइम पे डायोड D1 बनता फॉरवर्ड और डायोड D2 बनता रिवर्स। तो अब बोलो लोड रेसिस्टर में करंट किसकी वजह से आया, D1 की वजह से। कैसा फ्रेम करेंगे, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 becomes forward bias and D2 becomes reverse bias. That's why the current in the load resistor is due to D1. थर्ड पॉइंट पे आप उल्टा कर दो इसका, खाली नेगेटिव में D1 बना रिवर्स और D2 बना फॉरवर्ड, तो करंट अब लोड रेसिस्टर में किसकी वजह से आया, D2 आया। दिस फिनोमेना अगेन कंटिन्यूअस, फिर D1 फिर D2 फिर D1 फिर D2 होता। फोर्थ पॉइंट पे इसकी एफिशिएंसी लिखेंगे व्हिच इज 0.812 इनटू RL बाय RF प्लस RL इनटू 100,
जहां पर उसके डबल हो जाती है। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या बना यहाँ पर 81.2% इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेक्टिफिकेशन इन फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम इसका वेव डायग्राम देखें, ये थी इसकी वेव, और जब इसको मार्क करा तो पॉजिटिव के टाइम पे D1 की वजह से करंट आया मेरे को, और जब नेगेटिव था तब भी करंट आया, वो किसकी वजह से आया, लेकिन D2 की वजह से। फिर जब पॉजिटिव था D1 आया, फिर नेगेटिव में क्या आया, क्या करंट कंटिन्यू है डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है करंट। और क्या हर साइकिल रेक्टिफाई हुई, यस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल्स रेक्टिफाई हुई। तो इसलिए ये पॉइंट्स बोल रहा हूं मैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 23 में पूछा, 24 में फ्रेश में पूछा, 24 के सप्ली में भी पूछा, और वो अगर अभी फिर से पूछ दिया तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है डायग्राम का, सिर्फ पॉइंट्स लिखना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन। आप सिंपल अब डायग्राम देखो, अगर ये समझे तो वो तो हंसते करते लिखते। यहाँ पर कितने डायोड्स यूज हुए, यहाँ पर कितना हुआ, पहला मेन डिफरेंस निकल गया। हाफ वेव में क्या लिखेंगे, ओनली वन डायोड इज यूज, टू डायोड्स आर यूज। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, करंट कंटिन्यू है डिसकंटिन्यू है, यहाँ पर डिसकंटिन्यू। हाफ वेव में लिखो करंट इज डिसकंटिन्यूअस, करंट इज कंटिन्यूअस। यहाँ पर ओनली पॉजिटिव साइकिल्स आर रेक्टिफाइड, यहाँ पर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स आर रेक्टिफाइड। उसके बाद में यहाँ सर्किट डायग्राम देखो आप, कहीं सेंटर टैप की दिख रही है आपको, यहाँ पर सेंटर टैप की इज नॉट यूज, सेंटर टैप की इज यूज। चौथा पॉइंट, इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये वाला लिखेंगे, कहां गया ये वाला, एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों का फॉर्मूला डाले। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेक्टिफिकेशन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, 6 पॉइंट बन गए अपने। नहीं, वो उसका सीन नहीं है, जो मेन सर्किट में डिवाइस में है वो काम की बात है, लिख सकते हैं जितना चाहे, बट 6 पॉइंट मेन तो मिल गए अपने। ये आंसर पढ़ ले तो वो तो आराम से खत्म हो जाता। इसके अलावा और एक क्वेश्चन है नैंड गेट एंड नॉर गेट, ये एपी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता। व्हाट आर नैंड गेट्स एंड नॉर गेट्स, गिव देयर ट्रुथ टेबल्स बोल के बोलता उन्हें। सो मैं सिर्फ ट्रुथ टेबल बताया तो आपको। नैंड गेट क्या होता, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट होता। नॉर गेट क्या होता, कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट। ठीक है, अगर इसका ट्रुथ टेबल देखें तो आप अच्छे से देख लेना, ए और बी, ए के लिए आप 0 0 1 1 लेंगे, बी के लिए 0 1 0 1। ठीक है, तो यहां पर आपको जब ए डॉट बी निकालना है, फिर आपको निकालना है ए डॉट बी का बार, ये होता है आपका नैंड गेट। आप दिमाग में एक ही चीज रखेंगे, एक भी 0 है तो आंसर 0 है। क्या है, एक भी अगर 0 आ रहा तो आंसर क्या है, ये दोनों में एक भी 0 है, आंसर 0। 0 है, 0 है, या है तो 1 आंसर। इसका रिवर्स कॉम्प्लीमेंट जैसा करे थे अपन, 1 1 1 0, ये पहला ट्रुथ टेबल हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसी में a प्लस बी देखें और यहाँ पर a प्लस बी का बार देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर आप उल्टा आना है, खाली एक भी 1 दिख गया तो आंसर 1। ठीक है, जैसा डॉट में यानी नैंड गेट में हम क्या करें, एक भी 0 है तो आंसर 0, नॉर गेट में क्या करेंगे, एक भी 1 है तो आंसर 1 है। यहाँ 1 है कहीं पर भी तो आंसर 0, ये तो करेक्ट है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नीचे भी, इसका उल्टा क्या बनता, 1 0 0 0। ये इसके ट्रुथ टेबल से। और दोनों का सिंबल, नैंड के लिए आप क्या करेंगे, नॉर के लिए बुलेट के टाइप। समझ में आया ये आप लोग कुछ भी करके अच्छे से याद करो। नैंड एंड नॉर गेट एपी का फेवरेट है, तो शायद हुआ तो अपने को ये टाइम थोड़ा ट्विस्ट करने, क्योंकि रेक्टिफायर बहुत टाइम से पूछ रहा, तो नैंड गेट एंड नॉर गेट और उसके ट्रुथ टेबल्स पूछ सकता। एलईडी का देखो, अगर पढ़ सकते कैपेसिटी तो एलईडी का पढ़ लो आप, लाइट एमिटिंग डायोड, उसके एडवांटेजेस क्या है इनकैंडेसेंट लैंप के ओवर बोल के बोलता हूं, तो अगर देख सकते तो देख लो। ठीक है, अल्लाह हाफिज।